सीरो तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है सीनियर हाव माउ से कहता है कि मुझे ये बताया कि डार्क डीमन सेक्टर क्या है और यहाँ पर हमें कैसे कैसे रहना है, हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। तो इसी के साथ ही हाव माउ उनसे कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम सभी लोग यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर में हो जो कि एक बड़े सेक्टर की एक छोटी सी ब्रांच है। जहाँ पर एक बड़ा सेक्टर है जिसे स्काई डीमन सेक्टर कहा जाता है। हमारा जो स्काई डीमन सेक्टर है वो एक दूसरा सेक्टर जिसे विंड फायर सेक्टर कहा जाता है और दूसरी तरफ से ये पूरे के पूरे कंट्री ऑफ जैन की पावर लेवल के बराबर ही है। तुम इसको ऐसे समझ लो कि जहां पर हमारी जो सेक्टर की पावर लेवल है इस वक्त कंट्री ऑफ जैन की पावर लेवल्स के बराबर ही हैं। हम लोग यहां पर एक बड़े डीमन गार्ड की पूजा करते हैं, एक बड़ा डीमन गार्ड जिसे डीमन गार्ड ऑफ ब्लैक फ्लेम्स कहा जाता है। हम लोग उसकी पूजा करते हैं, इसी वजह से इसे डार्क डीमन सेक्टर कहा जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम लोग यहां पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ यहां पर रूल करती है। इस सेक्टर में ज्यादा कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि स्ट्रेंथ फॉलो करती है और स्ट्रेंथ जो है वही तुम्हारे लिए मायने रखती है। अगर तुम यहां पर कमजोर हो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें कोई भी एल्डर यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, ना ही कोई यहाँ पर तुम्हें आकर जस्टिस देने वाला है। कोई भी सीनियर कभी भी तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार सकता है, कोई वीक तुम्हें अटैक करके मार सकता है अगर वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तो यहाँ पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम लोग यहाँ पर 1000 लोगों को मारना चाहते हो तो उसको मारकर टॉप के ऊपर पहुंच सकते हो, कोई एल्डर तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। जितने ज्यादा लोगों को यानी जितनी ज्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी उतने ज्यादा तुम्हें यहाँ पर रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है तो फिर तुम्हें अपने हाथों के साथ उन रिसोर्सेज को कमाना होगा। अगर दूसरों से छीनना चाहते हो तो दूसरों से रिसोर्सेज को छीन सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहां पर टॉप पर पहुंचने की ख्वाहिश में मर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सी रैंक से आगे नहीं निकल पाते और वो लोग हमेशा के लिए यहां पर या तो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं या फिर वहीं पर काम करते करते मर जाते हैं। इसी वजह से यहां पर डिसाइपल्स को काफी सारे लेवल्स में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपर जो है वो सेक्टर लीडर है, उसके नीचे एल्डर्स और माउंटेन ओनर्स हैं, फिर उसके नीचे 3 रैंक्स आते हैं जिसमें ए, बी और सी रैंक आते हैं। तुम लोग न्यूबी डिसाइपल्स और तुम सभी को यहाँ पर सी रैंक दिया जाएगा। उसके बाद जो डिसाइपल्स यहाँ पर इनर सेक्टर में हैं उन सभी को बी रैंक दिया जाता है और ए रैंक में वो डिसाइपल्स आते हैं जो कि यहाँ पर कोर डिसाइपल्स हैं। इसी वजह से अगर तुम लोग यहाँ पर अपने रैंक को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर कंपटीशन सिस्टम होता है। हर 3 महीने के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसमें सी रैंक के डिसाइपल जो है वो सी रैंक के डिसाइपल्स को चैलेंज करते हैं ताकि वो ज्यादा रिसोर्सेज ले सके। अगर तुम लोग कंपटीशन को जीतते हो और तुम्हारी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए अगर तुम सी से बी रैंक में अपग्रेड करना चाहते हो तो हर साल के बाद यहाँ पर एक बड़ा मेगा कंपटीशन होता है जिसमें तुम लोग ना सिर्फ अपने रैंक यानी सी रैंक को बल्कि तुम ऊपर वाले रैंक्स को भी चैलेंज कर सकते हो। अगर एक सी रैंक का लड़का बी रैंक के लड़के को हरा देता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो स्टेटस है वो अपडेट होकर बी रैंक हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ पर रूल्स को मानते नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा रूल बनाया गया है जिसमें जितने भी नए आने वाले डिसाइपल्स हैं उन सभी को पूरे 1 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। 1 साल में वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएं और उसके बाद उन्हें यहाँ पर चैलेंजिंग सिस्टम में आना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद उन्हें भी यहाँ पर कंपटीशन में फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इस 1 साल के लिए कोई भी डिसाइपल तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी सीनियर तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा और ना ही तुम्हें किसी फाइट में हिस्सा लेना पड़ेगा। सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर एक टोकन दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस टोकन को संभाल कर रखना और सभी लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने क्वार्टर्स की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं। ज़ाओमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग आज के बाद से इसी जगह के ऊपर रहने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो शुक्र है कि कम से कम 1 साल के लिए तो हम लोग यहाँ पर ठीक है, 1 साल के लिए कोई भी हमें यहाँ पर मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। जबकि बाइशियो से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें 1 साल का टाइम दिया गया है, यही काफी अच्छा है। 1 साल के बाद हम सभी को यहाँ पर फाइटिंग में उतरना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर दूसरे डिसाइपल से फाइट करनी पड़ेगी। अगर अपनी जगह बनानी है इन 2000 डिसाइपल्स में जो कि सी रैंक में आते हैं उन सभी में अपनी जगह बनानी है तो फिर उन सभी को हराकर आगे बढ़ना होगा। तो ज़ाओमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और साथ ही वो ब्रदर शी से पूछता है कि तुम किस तरफ देख रहे हो। तो वो अपने टोकन की तरफ देख रहा होता है, कहता है मैं तो यहाँ पर इस टोकन की तरफ देख रहा हूँ कि उसने यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को एक टोकन दिया और उसने कहा था कि इस टोकन को संभाल कर रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस टोकन का मतलब क्या है। तो बाइशियो से कहता है कि इस टोकन को जितनी बार देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टोकन ही दिखाई देता है, हो सकता है कि इसका कोई स्पेशल मकसद हो। तो इसी के साथ ही हमारा शिमू से कहता है कि हाँ हो सकता है इसका कोई स्पेशल मकसद हो, लेकिन साथ ही वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे साथ जब आए थे तो बहुत सारे डिसाइपल्स थे लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही डिसाइपल्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी के सभी लोग कहाँ पर चले गए। तो ज़ाओमिंग भी पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जहाँ पर रास्ते में आते हुए काफी सारी ब्रांचेस थी, कुछ डिसाइपल्स जो होंगे वो रास्ता भटक गए होंगे और दूसरी तरफ चले गए होंगे। जबकि हमारा बाइशियो से कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, ब्रदर शी वहां पर देखो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अटैक कर रहा है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक लड़का बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर रहा होता है, वहां पर 2 लड़कों के ऊपर अटैक होता है, वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। शिमू और बाइशी दोनों वहां पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तीनों ही वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी कमर जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अपने आसपास देख रहे होते हैं कि वहां पर डिसाइपल जो होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। कोई बड़ी तेजी के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये तीनों वहां पर
पर फाइटिंग मूड में आ जाते हैं और कहते हैं कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर न्यूबीज के ऊपर अटैक कर रहा है। तो माशिमो कहता है लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया था कि पहले साल के लिए कोई भी हमारे पर अटैक नहीं करेगा और कोई सीनियर तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर कौन हमारे पर अटैक कर रहा है? लगता है कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है और इसी के साथ ही वो तीनों अपने आसपास देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर उनके पास निकलेगा। तो ज़ाओ मिंग उनसे कहता है कि लगता नहीं है कि हम तीनों मिलकर भी यहाँ पर उस सीनियर का मुकाबला कर पाएंगे जो भी यहाँ पर हमारे पर अटैक कर रहा है। और बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि सभी लोग यहाँ पर हमारे पास आ जाओ। लेकिन इसी के साथ ही वो सीनियर फिर से वहां पर से निकलता और बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर रहा था। तो उसकी स्पीड वाकई में काफी ज्यादा आती है। तुम्हारा बायशु उसको आते हुए देख लेता है। बायशु से देखता है कि बड़ी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही ज़ाओ मिंग को दिखाता है कि वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी किक को हेड ऑन फेस करता है ताकि वो यहाँ पर बायशु और दूसरों को बचा सके। तो जैसे उसे किक पड़ती है इसी के साथ ही हमारा शिमू भागता हुआ उसके पीछे जाता है और जाकर अपनी एनर्जी को उसकी कमर के अंदर डालता है ताकि उसकी बॉडी के थ्रू से अपनी एनर्जी को चैनल करके सामने की तरफ उस सीनियर लड़के के ऊपर अटैक कर सके। तो जब वहां पर उसकी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी आती है तो वो सीनियर जो होता है उसकी किक भी पीछे की तरफ हट जाती है और वो जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है यहाँ पर तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर हो। और बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर एक लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो लड़की के जैसे करीब पहुंचता है वो लड़की वहीं पर अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज करती है जो कि शायद यहाँ पर टाइम को कंट्रोल कर सकती है। जैसी वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज करती है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। इतना स्लो हो जाता है कि वो लड़का जो सीनियर जो होता है वहीं पर उसके करीब पहुंचने के बाद वहीं पर हैंग हो जाता है। तो उसके वहां पर रुक जाने के बाद वो लड़की उसी की तरफ देख रही होती है और वो सीनियर लड़का भी उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते वो लड़की वहां पर से निकलकर शिमू और उसकी टीम के पास पहुंच जाती है जबकि सीनियर जो होता है उसका पंच ग्राउंड के अंदर लैंड करता है और जल्दी से वो पीछे की तरफ घूमता है और उस लड़की की तरफ देखता है और उसके बाद वो खड़ा होकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर तो एक ब्लड वॉरियर है। तो सीनियर उनसे कहता है कि मुझे लगा था कि ग्रेट कंट्री ऑफ की से जितने लोग आए वो सारे के सारे कचरा होते हैं लेकिन यहाँ पर ये तो एक ब्लड यूजर है, ब्लड लाइन यूजर है, इसका मतलब यह है कि तुम लोग इतने भी कमजोर नहीं हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर रूल है कि हम लोग पहले साल में न्यूबी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर तुम हमारे पर अटैक कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि असली कचरा तो तुम जो न्यूबी से डर कर इनके पर अटैक कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि एक तो लड़की ऊपर से तीखा मसाला, तुम तो यहाँ पर बहुत ही तीखी बातें करती हो। यहाँ पर इस बात से डरना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी इस एक्साइटमेंट तुम्हारे इस तीखेपन से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो मैं तुम सभी को यहीं पर मार सकता हूँ। जबकि हमारा शिमू चलाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी बात को इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पर रूल है कि पहले साल में डिसाइपल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग डिसिप्लिन कमेटी को जाकर तुम्हारे बारे में बताएंगे, हम लोग सीनियर हाव माओ के इस बारे में बता सकते हैं। तो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी जगह के ऊपर हो? तुम इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में हो। डार्क डीमन सेक्टर में कोई रूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ रूल करती है। अगर मैं तुम सभी न्यूबी डिसाइपल्स को यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कोई एल्डर यहाँ पर मुझे सजा नहीं देगा क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी यहाँ पर कोई भी एल्डर इस बात को जान भी नहीं पाएगा कि ये किसने किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स हैं, कोई भी यहाँ पर आकर तुम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मेरे पर इल्जाम क्यों आएगा? और जितनी जल्दी तुम लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि डार्क डीमन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही असली रूल है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बेचारे यहाँ पर कैसी बुरी जगह के ऊपर फंस गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ रूल करती है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो सीनियर जो होता है वो उनसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून है और वो स्ट्रेंथ है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। और वो सभी लोग इसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। तो सीनियर उनसे कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, मुझे यहाँ पर तुम जूनियर्स में से एक ब्लड लाइन यूजर मिला है तो इसी वजह से मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग चुपचाप यहाँ पर अपने टोकन्स मेरे हवाले कर देते हो तो मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा और तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि तुम चारों यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल और तुम चारों जो हमारे सेक्टर की बेस बन सकते हो, आगे जाकर तुम भी यहाँ पर सीनियर्स बन सकते हो। इसी वजह से अपने टोकन मुझे दे दो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा शिमू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है कि ये वो टोकन क्यों चाहिए, जबकि ज़ाओ मिंग उसे कहता है कि कहीं तुम यहाँ पर हमसे चोरी करने के लिए तो नहीं आए, हम लोग अपने टोकन तुम्हें क्यों देंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो टोकन क्या काम करता है। और इसी के साथ ही ज़ाओ मिंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी सभी लोग भी उसके साथ मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो लोग उसे
टोकन बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। जब वो चारों मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सीनियर उनसे कहता है कि ये तुम्हारी अपनी गलती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। और इसी के साथ वो जेन की को रिलीज करता है। जब वो वहां पर जेन की को रिलीज करता है तुम्हारे शिमू को झटका लगता है, क्योंकि जब वो फिफ्थ अंकल से फाइट कर रहा था उन्होंने बियर पाम को रिलीज किया था और साथ में जेन की को रिलीज कर रहे थे। तुम्हारा शिमू कहता है कि लास्ट टाइम फिफ्थ अंकल से मैंने बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो मैं बिल्कुल भी मार नहीं खाने वाला। तो सीनियर जैसे ही आगे बढ़कर जामिंग के ऊपर अटैक करता है, वो जाकर उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जामिंग इसी के साथ बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर पीछे की तरफ गिरता है और उसका टोकन भी गिर जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह जख्मी हो जाता है। हमारा शिमू पीछे जाता है और जाकर उसको दूर ज्यादा गिरने से बचाता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि सीनियर जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर सामने जाकर उसका टोकन उठा लेता है और बायशी जो होता है वो भी बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जामिंग की तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसे उठा सके। लेकिन क्योंकि वो पहले अटैक की वजह से यानी सीनियर जब उसे पंच मारा था तो उसके बाजू बहुत ही बुरी तरह जख्मी थे, इसी वजह से उसे भी झटका लगता है और वो भी वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं भी नहीं उठ सकता, मेरे बाजुओं के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो हमारा शिमू वहां पर देख रहा होता है कि अब इनमें से कोई भी यहाँ पर फाइट करने के लायक नहीं बचा और साथ ही शिमू सोच रहा होता है कि डेक के ऊपर इन दोनों लड़कों ने मेरी मदद की थी, इसका मतलब यह है कि दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर बुरी हालत में कैसे देख सकता हूँ। तो हमारा शिमू कहता है कि मैं यहाँ पर क्या चाहता था, मैं जानवो अकेडमी में जाना चाहता था ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। अगर मैं जानवो अकेडमी में नहीं जा सका तो फिर भी यहाँ पर मुझे बनना तो स्ट्रॉन्ग ही है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पर कोई कानून नहीं होते। जैसा कि मैं यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर में हूं तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पहले दिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें पर्च किया जा रहा है, हमें बुरी तरह से पीटा जा रहा है और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं एक कमजोर इंसान बन के वहां पर इस सेक्टर के अंदर अपनी जान दे दूं, मैं किसी कमजोर इंसान की तरह किसी का गुलाम बनकर अपनी जान नहीं देना चाहता। और हमारा शिमू उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अपने आप को इस तरह से ट्रीट करने का अधिकार नहीं दूंगा, अब यहाँ पर ये बस बहुत हो गया। और हमारा शिमू उठकर खड़ा हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो जब जाकर आगे सीनियर को पंच मारता है तो सीनियर पीछे की तरफ फटता है, उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही शिमू फिर से आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर पंच मारता है। तो हमारा शिमू जो होता है माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करते हुए उसे बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है, इतने सारे पंचेस मारकर साथ ही वो अपनी पास की मेमोरीज को याद कर रहा होता है, उन सभी लोगों को याद कर रहा होता है जो कि उसके रास्ते की रुकावट थे, वो सभी लोग जिन लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की थी, उन सभी को याद करते करते वो उस लड़के के बैरियर को तोड़ देता है और उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच पड़ता है जिसकी वजह से वो सीनियर लड़का भी जख्मी हो जाता है। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो भी शिमू के मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। शिमू पीछे की तरफ गिरता है, शिमू फिर से आगे बढ़ता है, वो बड़ी तेजी के साथ से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं, दोनों के पंचेस एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, दोनों जख्मी हो रहे होते हैं, दोनों के मुंह से ब्लड बह रहा होता है। लेकिन सीनियर लड़का इस बात से ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ये लड़का जो अभी भी यहाँ पर आया है वो उसके सामने टिक पा रहा है और बाकी के तीनों भी वहां पर उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि शिमू जो है उसका रिजॉल्व और उसकी स्ट्रेंथ जो है वाकई में रिमार्केबल है। तुम्हारा शिमू जो होता है फाइनल के ऊपर जब उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो वो पंच जो होता है वो सीधा उसकी चेस्ट में पड़ता है और इसके साथ सीनियर लड़का बहुत ज्यादा जख्मी होता है और इसी के साथ शिमू को वो आगे से पंच मारता है जिससे शिमू पीछे की तरफ गिर जाता है। तो सीनियर जो होता है उठकर खड़ा होता है, अपनी ब्लड को चाटता है और कहता है कि मजा आ गया, काफी अरसे के बाद मेरा ब्लड इस तरह से पंप हुआ है, किसी जूनियर लड़के ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। और जब वो वहां पर अपनी जेन की को रिलीज करता है और अपने साथ ब्लड पावर को रिलीज करता है तो मैं शिमू कहता है कि नहीं, फिर से नहीं, लास्ट टाइम जब भी कोई मेरे सामने अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को रिलीज करता है तो उसी के साथ ही मेरी बस हो जाती है, लेकिन आज नहीं, आज यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आज मेरा पंच जो है वो तुम्हारी जेन की लेयर को तोड़ डालेगा और इसी के साथ ही हमारा शिमू माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करने वाला उसकी फाइनल फॉर्म को। दोनों एक दूसरे की तरफ आगे लपकते हैं, दोनों पंच मारने वाले हैं और दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहां पर धमाका होता है तो हालांकि सीनियर का पंच जो है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा शिमू वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ ही सीनियर बेचारे का बाजू टूट जाता है और सीनियर उठता हुआ पीछे की तरफ जाकर गिरता है। वो अपना बाजू पकड़कर खड़ा होता है, फिर साथ ही कहता है कैसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये पहुंचना इम्पॉसिबल है। हमने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया है वो स्टोन ब्रेकिंग पंच है और स्टोन ब्रेकिंग पंच जो है वो की किंगडम की एक बहुत ही लो ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है मेरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के मुकाबले में, और मैं यहाँ पर जेन की को भी यूज कर रहा हूँ जबकि तुम जेन की को भी यूज नहीं कर सकते। लड़के, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शेयर स्ट्रेंथ के साथ ये सब कुछ कर पाए हो। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर जब उसके सामने लंबे लंबे सांस ले रहा होता है तो इसी के साथ ही सीनियर लड़का जो होता है कहता है लगता है कि तुम्हारे पास भी ब्लड लाइन की पावर है। हमने उस ब्लड लाइन की पावर के बारे में काफी कुछ सुना है जिसे बेकार स्टोन मंकी की ब्लड लाइन कहा जाता है, जिससे इंसान को स्टैमिना और स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही वो हमारे शिमू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो जरा, हमारे सेक्टर में बेकार लोगों की भी एंट्री होना शुरू हो गई, एक बेकार ब्लड लाइन वाले लड़के को भी स्मगल करके हमारे सेक्टर में लाया गया है। मुझे लगता है कि अगर एल्डर्स को पता चल गया कि तुम्हारे पास बेकार ब्लड लाइन की पावर है तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर साथ ही वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि लड़के, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा और अगली बार यहाँ पर तुमसे एक प्रॉपर फाइट करूंगा। और इसी के साथ ही वो सीनियर लड़का वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा शिमू वहीं
वहीं पर गिर जाता है, लंबे लंबे सांस ले रहा था क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। तो उसके बाद ये लोग अपने क्वार्टर्स के अंदर चले जाते हैं और क्वार्टर्स में रात गुजारने के बाद सुबह हमारा शिमू उठता है और कहता है अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है जिसे हमें फॉलो करना है और हमें स्ट्रांग बनना है। अगर हम लोग स्ट्रांग है तो कोई हमें बुली नहीं कर पाएगा। और साथ से वहां पर उसके पास जो पिल्स वगैरह होती है, टोकन्स वगैरह होते हैं, वो सारे अपने पास रखता है, अपने कपड़े पहनता है, वो अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है, वहां पर से बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर रहने के बाद हम लोग या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर बाहर निकलेंगे या फिर हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये फैसला करना होगा। डार्क डीमन सेक्टर, आज से हम लोग यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के ही डिसाइपल हैं। तो जब वो अपने क्वार्टर से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर देखता है कि वहां पर जो डिसाइपल्स होते हैं बहुत ही बुरी हालत में बैठे होते हैं, जैसे सुबह सुबह कहीं से मार खाकर आए हों। तो ये देखने के बाद वो काफी हैरान होता है। तो वहीं पर बायशी होता है, तो बायशी से वो पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो कहता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर इन सभी लोगों को सीनियर लड़कों ने आकर पीटा और इन सभी के पास इनके टोकन्स को चोरी कर लिया है। तो बायशी कहता है क्या इनके टोकन्स को चोरी कर लिया, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है टोकन करता क्या है। तो बायशी कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता, हम लोग तो वहां पर बच गए थे लेकिन इन सभी बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी थी और साथ इनके टोकन्स भी चोरी हो गए हैं। शिमो कहता है कि फिलहाल के लिए हमें इतना पता है कि उन टोकन्स को ब्लैक फ्लेम मेडल्स कहा जाता है और हमें ये नहीं पता कि वो करते क्या है, लेकिन इतना पता है कि सीनियर्स को वो टोकन्स चाहिए जिसकी वजह से वो हम जूनियर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हो सकता है कि उसका यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक हो जिसकी वजह से वो उन मेडल्स को चोरी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही जाओ मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन कमीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, स्पेशली उस सीनियर को जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। और उस बेचारे के चेहरे के ऊपर जबरदस्त पंच पड़ा था जिसकी वजह से वो अपने सर के ऊपर पट्टी लपेट कर खड़ा होता है। तो बायशी आगे बढ़ता है और उसे कहता है यार शांत हो जाओ, तुम तो कुछ ज्यादा गुस्से वाले हो, उस वक्त भी तुमने डायरेक्टली चार्ज किया था जिसकी वजह से तुम्हें पंच पड़ा था। तो बायशी उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे की हड्डियां टूटते टूटते बची और तुम अभी भी यहाँ पर सीनियर से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो। जाओ मिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो ब्लैक फ्लेम मेडल्स हैं ये काफी ज्यादा स्पेशल है, मुझे लगता है कि हमारी कल्टीवेशन के रिलेटेड है या फिर इसके साथ में कोई रिसोर्सेज मिलने वाले होंगे। जितने ज्यादा हमारे पास मेडल्स होंगे हो सकता है कि उसकी वजह से हमें यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज मिले। इसी वजह से सीनियर जो है हमारे पर अटैक करके हमारे पास से रिसोर्सेज छीनना चाहते हैं। तो वो लोग वहां पर इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहां पर जितने भी जूनियर्स आए होंगे सभी के ऊपर रास्ते में अटैक हुआ होगा ताकि उनके पास उनके मेडल्स को छीना जा सके। अगर हम लोग यहाँ पर अपने इस मेडल्स को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हम लोग सीनियर से इन मेडल्स को बचा सकें। यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्रीला की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमो और उसके दोस्तों को पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक मेडल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। अगर ब्लैक ड्रैगन मेडल की रक्षा नहीं की गई तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि उन्हें कुछ लेवरेजेस ना मिल सके। तो इसके लिए वो यहाँ पर कुछ प्लान्स बना रहे होते हैं और इसी के साथ उनके पास वहाँ पर मैप होता है। वो मैप पे देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर कुछ टेक्निक्स खरीदनी होगी। अगर हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए हमें टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो टेक्निक लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो टेक्निक लाइब्रेरी के बाहर पहुंचते हैं तो इसी के साथ ही एक सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखा दिया जाता है जहां पर सीनियर ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो अपने एक दोस्त जिन के पास होता है। तो जिन वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसे कहता है कि बताओ इस बार के न्यूबीज कैसे हैं। मुझे लगता है कि इस बार के न्यूबीज में से कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने लायक हैं। तो हाउ माओ से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का बायशी जिसने मेरे पंच को फेस किया था वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोग उस लड़के को अपने ग्रुप में ले लेते हैं तो फिर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी के सभी लोग तो बस एवरेज ही हैं। तो जिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हर बार के बैच में यहाँ पर से कम एक या दो बच्चे ऐसे निकल ही आते हैं कि जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, जो ग्रो करने के बाद हमारे सेक्टर में काफी ज्यादा हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिलवा सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी के सभी लोग तो वो तो सी रैंक से ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। फिर साथ ही उसे कहता है इस बार तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने वहां पर स्पेशली अपने स्टेटस को यूज करने के बाद उन सभी लोगों का बच्चों का आने के बाद टेस्ट लिया था जिसकी वजह से पता चल सका कि उनमें से कितने जो है वो महान बनने के लायक हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बायशी को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो हमारे जूनलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है। यहाँ पर इनके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें एक ग्रुप जो है वो जूनलिंग है और दूसरे ग्रुप का नाम ली हाउ है। तो जिन उसे कहता है कि पता नहीं ली हाउ ग्रुप यहाँ पर इस बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिल गया अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने सुना है कि ली हाउ ग्रुप का कुकुन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मार खाकर वापिस आया है। वो न्यूबीज के पास उनके टोकन छीनने के लिए गया था जहां पर उसने मार खाए। तो ये
बात सुनने के बाद हाउ माओ जो होता है हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि उस बेवकूफ को क्या जरूरत पड़ी थी खुद जाकर उन बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। लगता है कि वहां पर सभी बच्चों ने एक साथ उसके ऊपर धावा बोल दिया होगा और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होगा। से साथ में कुकून को भी दिखाया जा रहा था कि कुकून अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था अपने हाथ में जेड मेडल पकड़कर। ये वाला जो ब्लैक मेडल होता है ये उससे जाओ मिंग के पास से मिला था और साथ ही वहां पर उस लड़की के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो एक ब्लड लाइन यूजर होती है तो वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, सोच रहा होता है कि उस लड़की को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाए। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर जिन वहां पर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उस न्यूबीज में से किसने उस लड़के को बुरी तरह से पीटा, यानी कुकून को किसने पीटा था। तो वो कहता है कि कुकून जो है वो उसकी जो एवरेज पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है, अगर उसने वहां पर न्यूबीज से मार खाई है तो मुझे लगता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए काफी बड़ी शर्म की बात है कि वो इस वक्त सी रैंक की टॉप के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक नए आने वाले डिसाइपल से मार खा ली। तो जिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के का नाम क्या है जिसने उसे पीटा था। तो उसे कहता है मुझे लगता है कि उस लड़के का नाम जो है वो शीमो है, वो बाइशी का ही दोस्त है। सीनियर ब्रदर जिन जो होता है वो शीमो का नाम सुनने में उसके बाद काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें लाइब्रेरी के बाहर का दिखाया जाता है कि हमारे तीनों दोस्त जो होते हैं ये लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर से वो अपने लिए टेक्निक्स खरीद सकते हैं। तुम्हारा शीमो लोगों से कहता है कि मैप के मुताबिक यहाँ पर टोटल 3 लाइब्रेरीज हैं टेक्निक्स के लिए और हम लोग यहाँ पर ए बी और सी वाली लाइब्रेरीज में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी रैंक की लोअर रैंक की लाइब्रेरी में जा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स की टेक्निक्स होने वाली है और क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूबीज और रैंक सी में है तो हमें यहाँ पर लोअर लेवल की टेक्निक से मिलने वाली है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे वेपन्स फोर्जिंग शॉप्स भी हैं, हम लोग वहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हमें अपने लिए टेक्निक को चूज करना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इसी के साथ ही वहां पर से वही लड़की निकल कर आ रही होती है। तो वो लड़की आती है, उनके पास से गुजरती है और पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है ओए तुम। तो वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया है। तो इसी के साथ ही वो लड़की हमारे शीमू से कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है तो बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद मास्टर से कहना कि तुम्हें ब्लड लाइन बिल्डिंग के अंदर जाना है और वो तुम्हें वहां पर लेकर जाएंगे, अपने लिए ब्लड लाइन की टेक्निक ले लेना। तो ये बात सुनने के बाद शीमू काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ब्लड लाइन की पावर तो उसी के पास होती है। तो वो लड़की इतना कहने के बाद वहां पर से चली जाती है। तो वो लोग कहते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग भी है जहां पर ब्लड लाइन यूजर्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स रखी गई हैं, हमने पहले इस बारे में नहीं सुना और मैप के ऊपर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो मां शीमू से कहता है कि हाँ हमने मैप के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, चलो अंदर चल के देखते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं चलो वहां पर चलकर देखते हैं, शायद वहां पर कोई ब्लड लाइन यूजर्स के लिए भी टेक्निक्स मिल जाए, क्योंकि बाकी की दोनों बाइशी और जाओमिंग वो दोनों ब्लड लाइन यूजर नहीं होते, लेकिन हमारा शीमो है। तो अंदर आने के बाद देखते हैं कि लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है, बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। तो वहां पर आने के बाद सामने एक तोता बैठा होता है जो कि पिंजरे में होता है और उनको बता रहा होता है कि कल्टीवेशन टेक्निक्स जो है वो मिडल की साइड के ऊपर रखी हुई है, मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, मैजिक टेक्निक्स जो है वो टॉप राइट के ऊपर है। तो वो तीनों ही जाकर उस तोते के पास खड़े हो जाते हैं और उसकी बात सुन रहे होते हैं। फिर साथ ही हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या है। तो जाओमिंग कहता है क्या अभी अभी ये बोल रहा था। तो बाइशी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये बोलने वाला तोता है। जबकि हमारा बाइशी जो होता है उसके सामने खड़े होकर कहता है कि ये तोते जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा मोटा नहीं है। तो उसे घूरने के बाद कहता है कि मुझे तो ये एक चिकन लगता है। जबकि वो तोता जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद कर बच्चे, क्या तुझे जहां पर दिखाई नहीं देता, क्या तुझे दिखाई दे रहा है कि मैं एक बोलने वाला तोता हूँ या फिर एक बोलने वाला चिकन हूँ। तो वो बेचारा वहां पर बैठ कर बोल कर बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और साथ में गालियां देना शुरू कर देता और साथ ही चलाकर कहता है ओए मोटे मास्टर कहीं के जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं इन सभी की माँ बहन एक कर दूंगा। इन सभी की हिम्मत कैसे, कोई मुझे यहाँ पर बोलने वाला तोता कहता है और अब ये बेवकूफ बच्चे आकर मुझे तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बोलने वाला चिकन हूँ। इसी के साथ एक मोटे से मास्टर अंदर से निकलकर बाहर आते हैं। तो वो मास्टर का ये तोता होता है, मास्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे नए आने वाले गेस्ट को वेलकम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही और तुम यहाँ पर हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को गालियां दे रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर से निकालो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो उसका मास्टर से कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैं आज यहाँ पर एक सूप बनाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें धोकर नहला धुलाकर उसके बाद तुम्हारी खाल उतार कर उस सूप में डाला जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, कम से कम तुम उस काम तो आओगे। तो वो पैरट से कहता है नहीं मास्टर मुझे यहीं पर रहने दो, मैं यहाँ पर बच्चों को वेलकम करूंगा। वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला कर गुस्सा हो रहे होते हैं। तोता जो होता है अपने मास्टर से गुस्सा कर रहा था और मास्टर गूंज होते हैं उसके साथ गुस्सा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो साथ ही उन बच्चों की तरफ देखते हैं तो और उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ के नए रिक्रूट्स हो, तुम लोग अभी भी यहाँ पर न्यूबीज आए हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर से क्या चाहिए। लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट की टेक्निक्स लेने के लिए आए होगे। इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि यहाँ पर जितनी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स तुम्हारे लिए है, तुम उन टेक्निक्स को ले तो सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन तुम्हें मिलेगा और उसके बाद अगर तुम्हें टेक्निक्स चाहिए होंगी तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने लिए टेक्निक्स को चूज करना होगा जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो और उसके बाद उन टेक्निक्स की कॉपीज को मेरे पास लेकर आना और मैं यहाँ पर वो तुम्हें कॉपी करके दूंगा क्योंकि ओरिजिनल टेक्निक्स हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो
चाहो तो मुझे यहाँ पर मास्टर जू कह सकते हो, मैं हमेशा इसी लाइब्रेरी में ही रहता हूँ, अब जाओ जाकर अपने लिए बुक्स चूज करके लाओ। तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मास्टर ने कहा कि यहाँ पर टेक्निक्स के लिए पे करना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पर पे कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम लोगों के पास तुम्हारे जेड मेडल्स हैं? अगर तुम्हें यहाँ पर से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन फ्लेम मेडल्स चाहिए होंगे। अगर वो मेडल्स तुम्हारे पास हैं तभी तुम टेक्निक्स को खरीद पाओगे, और यहाँ पर हर टेक्निक का लेवल अलग है, इसी वजह से हर टेक्निक के लिए तुम्हें अलग क्वांटिटी में जेड मेडल्स चाहिए होंगे। के वक्त यहाँ पर कुछ न्यूबीज आए थे, वो लोग यहाँ पर टेक्निक्स खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही थी, जैसे किसी सीनियर ने उन्हें पीट कर उनके पास उनके फ्लेम मेडल्स को छीन लिया हो। मत कहना कि तुम्हारे पास भी जेड मेडल्स नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अगर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए उसके लिए कम से कम तुम्हें यहाँ पर 6 मेडल चाहिए होंगे। ये बात सुनने के बाद उन तीनों को वहां पर एक झटका लगता है, तो जाओलिंग कहता है कि देखा, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इन मेडल्स का कोई ना कोई काम जरूर होगा। उन टोकन्स को हमें हर एक बंदे को 6-6 टोकन्स दिए गए थे, इसका मतलब यह है कि ताकि हम लोग यहाँ पर से अपने लिए एक एक टेक्निक खरीद सके। यहाँ पर अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर उन टोकन्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे पास फ्लेम टोकन्स नहीं है तो फिर हम लोग कोई भी चीज नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 40 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनके पास इतने मेडल्स हैं कि यहाँ पर से अपने लिए कोई मार्शल आर्ट की टेक्निक्स खरीद सकें। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा शिमू जो होता है अपने लिए 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज करने के बाद एल्डर के पास जाता है और उसे कहता है कि एल्डर मैंने ये वाली 2 टेक्निक्स को चूज किया है। तो एल्डर हैरान होकर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इन दोनों टेक्निक्स को क्यों लेकर आए हो? तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हें यही 2 टेक्निक्स चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे यही दोनों टेक्निक्स चाहिए। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहां पर मैंगू ने भी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में वार्निंग दी होगी कि इनमें से एक रीबर्थ एप टेक्निक जो है वो टेक्निक इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि जिसमें तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। हर लेवल के साथ तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होता है जैसे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रीबिल्ड हो रही हो। तो क्या तुम उस दर्द को बर्दाश्त कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक को जो भी लेता है वो वापस कर जाता है, क्योंकि इस टेक्निक को तीसरे लेवल से ऊपर तक कोई मास्टर ही नहीं कर पाता। और ऊपर से तुमने यहाँ पर सूडो आर्ट को भी चूज कर लिया, जिसके साथ तुम यहाँ पर सूडो मार्शल आर्ट चूज करो, यानी कि तुम यहाँ पर ज़ेन-की के फेक लेवल तक पहुंच सकते हो। यानी कि तुमने वहां पर से दोनों की दोनों ही कल्टीवेशन टेक्निक्स उठा ली हैं। अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ पर से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को उठा सकते थे जिसमें तुम यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर सकते, लेकिन दोनों सेम कल्टीवेशन टेक्निक को चूज करना मुझे लगता है कि ये बेवकूफी है। जबकि हमारा शिमोन से कहता है कि नहीं एल्डर, ये कोई बेवकूफी नहीं है, मैं यहाँ पर इसको बहुत ही प्लान के साथ ही चूज करके लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और साथ ही वो अपने पास से उन्हें टोकन देते हुए कहता है कि आप इसको यहाँ पर मेरे लिए बाई करें। तो मास्टर उसके पास टोकन लेते हैं और कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और साथ ही वो उसे कॉपी करके दोनों स्क्रोल्स दे देते हैं और कहते हैं कि लो जाओ जाकर इनको मास्टर कर सकते हो। जबकि इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से चलाने की आवाज आती है, तो वहां पर हमारा ब्रदर बाइशी होता है और बाइशी के साथ वहां पर जाओमिंग होता है। जाओमिंग चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पास एक टोकन कम होता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरा टोकन कहां पर चला गया। जबकि बाइशी उसे कहता है कि तुम्हारा एक टोकन कहां पर जा सकता है, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर 6-6 टोकन मिले थे और 6 टोकन नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं खरीद सकता। तो मां शिमोस के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर बाय ब्रदर जाओ, तुम लोगों को हुआ क्या है। तो इसी के साथ ही बाइशी से बताता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने लिए टेक्निक्स को चूज कर लिया, तो टेक्निक को चूज करने के बाद जब हम लोग वहां पर रिडीम करने के लिए गए तो पता चला कि जाओमिंग के पास एक टोकन कम है। और हम लोग यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि इसका एक टोकन कहां पर चला गया। तो इस बात से हमारा शिमो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसके पास एक टोकन कम कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर एक टोकन कम है इसका मतलब यह है कि ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं खरीद पाएगा। और वो तीनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि बाइशी ने टेक्निक खरीद ली और शिमो ने भी खरीद ली, लेकिन जाओमिंग बेचारे के पास एक टोकन कम होने की वजह से उसके पास यहाँ पर एक टोकन वो कोई टेक्निक नहीं खरीद सकता। तो वो तीनों ही वहां पर से उदास होकर बाहर निकल आते हैं और वहां पर सोच रहे होते हैं कि एक टोकन कहां पर चला गया। जबकि आप सभी को पता है कि एक टोकन जो था कुकुन की फाइट के दौरान कुकुन ने इसका एक टोकन उठा लिया था। यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि ये टोकन जो है किस काम के होते हैं। और साथ ही मास्टर जू ने यहाँ पर यह भी बताया कि अगर तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा टोकन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी रैंकिंग को बढ़ाना होगा। अगर तुम रैंकिंग को बढ़ाते हो तभी तुम्हें यहाँ पर टोकन दिए जाते हैं, और अगर तुम यहाँ पर स्मॉल मिशन को पूरा करते हो या फिर खास मिशन को पूरा करते हो तभी तुम्हें यहाँ पर काफी सारे टोकन मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स जिनके पास अभी कल्टीवेशन भी नहीं है वो लोग यहाँ पर हाई लेवल के मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर अगर एक मिशन के दौरान तुमने छोटी सी गलती भी कर दी तुम मारे जाओगे। इसी वजह से टोकन को हासिल करने का ये वाला तरीका तो चूज मत ही करना। और इसके अलावा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है इन टोकन को हासिल करने का, कि तुम भी
सीनियर डिसाइपल्स की तरह यही काम करना शुरू कर दो कि जूनियर डिसाइपल्स जो नए यहाँ पर आते हैं उन सभी को लूटना शुरू कर दो और उनके पास टोकन्स चोरी करना शुरू कर दो। तो ये बात सुनने के बाद मेरा शिमू कहता है कि यहाँ पर आ जाकर बात रुकती है स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम लोग सीनियर डिसाइपल्स के साथ अपना बचाव कर सकते हैं, उन्हें उनके पास से अपने टोकन्स वापस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जूनियर डिसाइपल्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और जूनियर डिसाइपल्स के पास से उनके टोकन्स नहीं छीनेंगे। हम लोग बुरे नहीं है बल्कि हम लोग अच्छे हैं। और इसी के साथ वो लोग यहाँ पर यही फैसला करते हैं कि वो कमजोरों के पास से कभी भी टोकन्स नहीं छीनेंगे। तुम्हारा शिमू जो होता है यहाँ पर हमें यही बताता है कि उसने इस दोनों टेक्निक को क्यों चूज किया। तो इसमें से एक टेक्निक जो है वो रीबर्थ टेक्निक है, जिसमें इसकी बॉडी बार बार टूटेगी और उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड होने वाली है, जिसमें इसे बहुत ही कमाल की शक्ति मिलने वाली है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए से यहाँ पर जेन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी बॉडी के अंदर जेन की है तभी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। और जेन की के लिए इसने यहाँ पर सूडो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को चूज किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर सूडो जेन की आ जाएगी, यानी कि वो असली की जेन की नहीं होगी लेकिन वो असली जेन की जैसी ही होने वाली है, जिसकी वजह से वो इस रीबर्थ टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर पाएगा। उसमें जितना दर्द होने वाला है वो उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएगा। तो शिमू अपने रूम में वापस आ जाता है। वहां पर आकर बैठने के बाद सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने यहाँ पर की सेंसिंग पिल को खाने के बाद मेरी की सेंस जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लेकिन मास्टर ली ने मुझे एक बार कहा था मेरे पास जो स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है ये इतनी बेकार पावर है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर जेन की को हासिल करूंगा वैसे वैसे मेरी कल्टीवेशन लेवल कम होती जाएगी, यानी कि मैं एक ही बॉटम लाइन के ऊपर स्टक हो जाऊंगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर सूडो आर्ट को मास्टर करता हूँ और उसके साथ साथ रीबर्थ आर्ट को भी मास्टर कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे यहाँ पर कोशिश करके देखनी होगी। टीमू वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर सबसे पहले सूडो आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर जेन की को ला सके। तो जैसे वहां पर बैठ के उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है उसे महसूस होता है, उसे वहां पर बहुत सारी एनर्जी महसूस होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही होती है। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें टूटती फूटती हैं। जब उसे वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब हमारा शिमू वहां पर बेहोश हो जाता है इसी के साथ ही हमारे शिमू को फिर से वही सपना आता है जिसमें उसे बंदर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वहां पर जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। वो सारे के सारे जंगल के जानवर जो होते हैं एक बड़े से क्लिफ के सामने बैठे होते हैं, जहां पर क्लिफ के ऊपर एक एल्डर बैठा होता है। वो एल्डर वहां पर बैठकर उन सभी से कुछ बात कर रहा होता है। वो कुछ स्पेशल लैंग्वेज में उन सभी से बात करता है और सभी एल्डर्स जो होते हैं सॉरी जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे उसकी बात को सुन रहे होते हैं। और इन सभी के बीच में वहां पर व्हाइट मंकी बैठा होता है जो कि हमारा शिमू होता है। तुम्हारा शिमू वहां पर सभी के बीचों बीच बैठा होता है। जब वो वहां पर उनके बीच बैठा होता है इसी के साथ ही वहां पर वो एल्डर जो होता है वो शिमू को वहां पर देखने के बाद जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद मंकी के सर के ऊपर हाथ रखता है। जब वो मंकी के सर के ऊपर हाथ रखता है शायद उसे अपनी पावर्स ग्रांट करता है क्योंकि मंकी उसकी बात को समझ रहा होता है। और इसी के साथ हमारे शिमू की आंख खुल जाती है। जब हमारे शिमू की आंख खुलती है तो वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे फिर से वैसे ही सपना हुआ। पहली बार जब मुझे यहाँ पर ये सपना आया था तब मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। जब मुझे यहाँ पर यही मंकी का सपना आया था और उसकी वजह से मैं यहाँ पर दूर तक देख सकता था और मेरी नजर बहुत ज्यादा वाकई में तेज हो गई थी। लेकिन इस बार जब मुझे वो एल्डर ने वहां पर कोई बात की और एल्डर ने आकर मुझे टच किया उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई नई पावर मिली होगी। लेकिन अब यहाँ पर मुझे कौन सी पावर मिली होगी, मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज तो दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी की को रिलीज करता है तो वो जेन की होती है। और इस बात से शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मुझे यहाँ पर जेन की मिल गई। और शिमू जो होता है जेन की वजह से बड़ी तेजी के साथ दौड़ भी सकता है और बड़ी तेजी के साथ उड़ भी सकता है। तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सेक्टर में से बाहर जाकर इसे बोल्डर दिखाई देता है। वो जाकर उस बोल्डर के ऊपर अपनी जेन की के साथ पाम के साथ अटैक करता है तो वो बोल्डर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इस बात से हमारा शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर फाइनली जेन की को मास्टर कर लिया। और जेन की को हासिल करने के बाद अब यहाँ पर उसे दूसरी रीबर्थ आर्ट को मास्टर करना होगा ताकि रीबर्थ आर्ट को मास्टर करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो शिमू कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर जेन की को अचीव कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते में मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ और मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही कमाल का वॉरियर बनने वाला हूँ। तो शिमू वहां पर से वापस आ रहा था और वापस आते हुए सोच रहा था कि वहां पर सपने के अंदर जो बुढ़ा आदमी था वो एल्डर वहां पर पता नहीं क्या बात कर रहा था। मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो बात कर रहा था। वहां पर से आगे बढ़ता है तो इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने सीनियर ब्रदर हाउ मियाओ दिखाई देता है और हाउ मियाओ के सामने वहां पर बाइशी खड़ा होता है। तो बाइशी और दोनों वहां पर बात कर रहे होते हैं। शिमू वहां पर आता है और वहां पर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाइशी भागता हुआ शिमू के पास आता है और उसे कहता है ब्रदर शी सीनियर ब्रदर हाउस यहाँ पर हमें इन्वाइट करने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठकर ड्रिंक पिए, तो चलो तुम भी मेरे साथ आओ। तो शिमू से कहता है कि लास्ट टाइम इसी बंदे ने तुम्हें पंच मारकर बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक पीना चाहता है, मुझे तो इसके मकसद कुछ और लगते हैं। तो इस बात से ब्रदर हाउ माओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रदर हाउ माओ वाकई में यहाँ पर ड्रिंक से पीना चाहता है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू रास्ते में चलता हुआ आ रहा था, वहां पर उसे सामने हाओमा और बाइशी दिखाई देते हैं और बाइशी उसे कहता है कि ब्रदर हाओमा यहाँ पर हमें ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। तो शिमू से कहता है लेकिन इसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी किया था, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ड्रिंक्स पिलाना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद हाओमा काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा सीनियर और मेरे साथ तमीज से बात करो। जबकि बाइशी उसे कहता है सीनियर प्लीज शांत हो जाए, हम सभी लोग एक ही टीम में हैं। तो इसी के साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि सीरियसली मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, ना कि इन दोनों को। और अगर तुम यहाँ पर इन दोनों को भी साथ लेकर आना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। तो बाइशी उसे कहता है कि ब्रदर हाउ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। हम लोग अभी भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नए आए और हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ पर से खतरा निकल आए। तो दोस्तों के साथ बैठकर पीने में ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी मेरे दोस्तों को भी यहाँ पर तुम्हारे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने इस जगह के बारे में। हमारा शिमू जो होता है वो हाउ माओ की तरफ देखता है तो हाउ माओ कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सभी लोग भी हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है मेरे पीछे आ जाओ। वो लोग जो होते हैं वहां पर से निकलते हैं और सीधे एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तो हमारा जो बाइशी होता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो जल्दी से चलो, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो यहीं पर जब वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रदर जिन वेट कर रहा था। ब्रदर जिन जो होता है वहां पर बाकी के दोनों को देखकर काफी हैरान होता है और हाउ माओ से कहता है कि मैं क्या करता, ये दोनों भी हमारे साथ ही चिपक आए। तो इसी के साथ ही वो चारों जो होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर वो लोग पीते हैं। तो ब्रदर जिन कहता है कि बाइशी जाओमिंग शिमू तुम तीनों तो यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए और तुम तीनों के बारे में यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ब्रदर जिन उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जिन जाओजू है और मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर से मिल रहा हूँ। ब्रदर हाउ उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि इन तीनों ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है, इन तीनों के बारे में ऊपर तक सभी लोगों को पता चल चुका है, यहाँ तक कि सीनियर्स भी इसके बारे में जानते हैं, उन्हें भी इनका नाम पता है। वो तीनों से कहते हैं कि सीनियर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है वो अपना कप पीने के बाद अपना कप रखता है और उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक पीने के लिए इन्वाइट किया हो, यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए या फिर हमारी तारीफ करने के लिए, बस यहाँ पर जल्दी से डायरेक्टली बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद शिमू और जाओमिंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ब्रदर हाउ और जिन भी काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात करेंगे। ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो वो उसे कहता है कि जूनियर बाइशी हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे ग्रुप का नाम जुनलिंग ग्रुप है। ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर ग्रुप्स के नाम भी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर टोटल में 4 ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अक्सर ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जो सीनियर्स होते हैं वो रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो जामिंग कहता है कि बाकी के चारों ग्रुप्स के क्या नाम है। तो इसी के साथ जिन उसे कहता है कि यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स हैं जिनमें से जिनलिंग ग्रुप जो है, उसके बाद ली हाउ ग्रुप है और जूलोंग ग्रुप है और उसके बाद टाइशी ग्रुप है। सभी के सभी ग्रुप्स जो है वो अपने लिए यहाँ पर नए डिसाइपल्स में से रिक्रूटमेंट करते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल्स मिल सके। ब्रदर हाउ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बताऊं कि जिस जगह के ऊपर से तुम आए हो वो न्यूबीज का एरिया कहलाता है। न्यूबीज के एरिया में जहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हो। और न्यूबीज में से अगर जहाँ पर बाइशी जैसे कोई अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाता है तो हमारे जैसे बड़े ग्रुप्स के लोग जो है वो उनके पास आते हैं ताकि वो उन्हें ज्वाइन कर लें। हम लोग खुद यहाँ पर जाते हैं ताकि उन लोगों को अपने ग्रुप में ले लें, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फायदा होता है ताकि हमें यहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सके, ताकि आगे जाकर अगर किसी मिशन को पूरा करना हो तो हम लोग इन डिसाइपल्स को मिशन पर लगाते हैं और मिशन को पूरा करने पर हम सभी को रिसोर्सेज मिलते हैं। जबकि वहां पर जो न्यूबीज होते हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता वो सभी लोगों की किस्मत में यही होता है कि वो लोग वहीं पर रह जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन वो अच्छे हाथ से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो उनकी किस्मत भी वही हो जाती है जो कि वहां पर बाकी सभी की होने वाली है, या तो वो किसी के गुलाम बन जाते हैं या फिर वहीं पर कमजोर होकर मर जाते हैं। और उनमें से कुछ स्ट्रांग ऐसे होते हैं जो कि न्यूबीज को वहां पर लूटना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पास उनको टोकन्स को चोरी कर सके, क्योंकि उनके पास यहाँ पर रिसोर्सेज को हासिल करने का और कोई तरीका नहीं होता। जबकि हमारे ग्रुप्स जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमें यहाँ पर हर बार मिशंस मिलते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ज्यादा मैन पावर की वजह से रिसोर्सेज हासिल करने में आगे होते हैं। हम यहाँ पर मिशन हासिल करते हैं जिनको मिशन को पूरा करके हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और हम लोग आके रिसोर्सेज को बांटते हैं। लेकिन ये मत समझना कि यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी बिल्कुल शांति होगी, यहाँ पर भी शांति नहीं है, बल्कि ये सारे ग्रुप जो है ये आपस में फाइट कर रहे हैं। हालांकि ये हिडन वार होती है। तो हमारा शिमू की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये तो ऐसा होना ही था, चाहे यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इन कॉन्फ्लिक्ट से आजाद हो जाएंगे, तो जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक ग्रुप जो है ये दूसरे ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं ताकि दूसरे ग्रुप के मुकाबले में इनके रिसोर्सेज ज्यादा हो जाए, उनकी रैंकिंग्स आगे बढ़ जाए। लेकिन एक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कम से कम इतनी शॉर्ट ही होगी कि दूसरे ग्रुप मेंबर्स उनको यहाँ पर आकर बचा लेंगे अगर कोई दूसरा उनके पर आकर अटैक
अटैक करता है। तो ब्रदर बाइशी उन लोगों से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब जैक अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो मीनिंगलेस स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि अपने लिए यहाँ पर बैजेस को हासिल करने की यहाँ पर ये जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तुम लोग यहाँ पर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे और बदले में यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मिशन को पूरा करना होगा। तुम लोग यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्सेज भी दोगे। तो ये बात सुनने के बाद दोनों सीनियर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही ब्रदर जिन्नू से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी तरह बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते, बल्कि ये इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ बाइशी तुम्हारे लिए है। इसी वजह से तो सिर्फ और सिर्फ बाइशी तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, लेकिन तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आ गए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त जब हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। बात सुनते ही हमारा शिमू तो हैरान होता है, लेकिन जामिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की। लेकिन साथ ही हमारा बाइशी जो होता है हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोगों की बात सुनने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो वो कहते हैं हाँ पूछो। तो वो उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करता हूं तो क्या हमें यहाँ पर कोई मेडल्स मिल सकते हैं, यानी कि क्या मुझे यहाँ पर कोई ब्लैक फ्लेम मेडल्स मिल सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर जिन्नू से कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम्हें मेडल्स मिल सकते हैं, हालांकि ये प्राइवेट मेडल है और हम यहाँ पर तुम्हें जब भी कभी यहाँ पर मेडल्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया और तुम ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ मेडल्स तो जरूर मिल सकते हैं। इसी के साथ ही बाइशी लोगों से कहता है कि सीनियर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि हम तीनों एक साथ आपके ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा। यहाँ पर मेरी दो ही कंडीशंस है कि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर मेरे दोस्तों को भी ज्वाइन करवाना होगा। मेरी दूसरी कंडीशन यह है कि मुझे एक मेडल की जरूरत है, मेरे पास एक ब्लैक फ्लेम टोकन काम है, मुझे एक टोकन चाहिए होगा, तब मैं यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों सीनियर्स होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जबकि वो सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कि यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, एक फाइट होने वाली है। तो वो सभी लोग भागते वहां पर जाते हैं, बैल्कनी से नीचे की तरफ देखते हैं जहां पर कुकुन खड़ा होता है और कुकुन के सामने वही लड़की खड़ी होती है जिस लड़की ने यहाँ पर इनकी हेल्प की थी। तो ये भी एक न्यूबी लड़की होती है, लेकिन वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है और उसके सामने कुकुन होता है। तो सभी लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाकर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या फाइट होने वाली है। तो जैसे वहां पर फाइटिंग का सुनते हैं, जैसे वहां पर कुकुन का नाम लिया जाता है, इसी के साथ जाओमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओमिंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर जाता है, क्योंकि उसका एक टोकन इसने चोरी किया था। इसी वजह से वो गुस्से के हिसाब से पंच मारने के लिए वहां पर नीचे उतर जाता है। तो यहीं पर से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर कुकुन जो होता है उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा होता है और उसे कहता है प्लीज मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हें इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। हमारा ग्रुप इतना भी बुरा नहीं है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कुकुन जो है ये जूलोंग ग्रुप का एक मेंबर है और इसी वजह से वो चाहता है कि वो उसके जूलोंग ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के ग्रुप को ज्वाइन क्यों करूंगी जो तुम्हारे जैसा बहुत ज्यादा बेशरम इंसान है जिसने यहाँ पर आते ही हमें लूटने की कोशिश की थी। लेकिन वो उसे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वहाँ पर उन्हें उनके पास शोर मचाकर जोर डाले होते हैं कि फाइट करो फाइट करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रदर जाओमिंग जो है यहाँ पर कुकुन से फाइट करेगा और उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद क्या वो लोग उससे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका देंगे और शिमू क्या उसका क्या होगा, क्या वो भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओमिंग जो होता है वो दोनों की फाइट को रुकवा देता है और दोनों की फाइट को रुकवाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक जेड मेडल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जान का सौदा करना चाहिए। इसी तरफ से वो लड़की जो होती है वो लॉन फैंग वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट कर पाई। हालांकि तुम एक ब्लड लाइन यूजर भी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े रहे और मुझसे फाइट करने के काबिल थे। इसका मतलब यह तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। इसी के साथ ही मिस लैन फैंग अपने पास एक टोकन निकालती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे साथ स्पार मैच करो, मेरे साथ डुएल करो, तो मैं तुम्हें अपने पास एक टोकन दूंगी, ये लो जी तुम्हारा टोकन है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो बाइशी और जाओमिंग दोनों वहां पर अपने साथ हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हाउ माओ और जिन निकल आते हैं। तो हाउ माओ और जिन दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ब्रदर हाउ माओ कहता है कि मैंने यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जूनियर जाओ माओ यानी कि जाओमिंग जो है वो एक सुशी हो सकता है और ऊपर से तुम एक फायर
टाइप के सुशी तुम जहाँ पर फायर एलिमेंट को जो है महसूस कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी एलिमेंट को महसूस करने की एबिलिटी इतनी बुरी नहीं है। तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हवा में फायर एलिमेंट को महसूस कर लिया और तुम फायर एलिमेंट को यूज कर सकते हो। ये तो वाकई में एक हिडन टैलेंट है। तो ब्रदर जिन आगे बढ़ता है उसे कहता है कि जूनियर भाई, मुझे लगता है कि अगर ये लड़का यानी कि बाइशी और जाओ मिंग ये दोनों हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडिशन मिलने वाली है हमारे ग्रुप के लिए, और हमारा ग्रुप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम अभी से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इन दोनों के साथ हमारा ग्रुप पहले से काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और वो जाओ मिंग से कहते हैं कि जाओ मिंग, अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टार राम का सुशी है जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकता है। उसके पास भी तुम्हारे जैसी पावर्स हैं, लेकिन फायर नहीं है, बल्कि वो इससे ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही ब्रदर जिन उसे कहता है कि देखो हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है। वो अपने पास एक माना पिल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अपनी फायर पावर का अटैक करते हुए अपनी पावर्स को एग्जॉस्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी की रिकवरी के लिए एक माना पिल है। प्लीज जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको खा लो। जबकि हमारा शिमू जो होता है साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा होता है, देखो तो जरा इन लोगों को, ये जहाँ पर जाओ मिंग के टैलेंट्स को देखने के बाद उसे रिक्रूट करने के लिए उसके सामने किस तरह से चापलूसी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ तक कि वो उन्हें इतनी महंगी माना पिल भी देने को तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहां पर लैन फैंग खड़ी होती है। लैन फैंग जब देखती है कि वहां पर उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि एक ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह से उन्हें माना पिल्स भी मिल रही है और साथ ही उन्हें यहाँ पर और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, इसी के साथ ही वो सीधी कूकुन के पास जाती है और उसके पास जाने के बाद उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हारे सेक्टर में यानी कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर ब्लड लाइन यूजर्स के लिए रिसोर्सेज होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो वो कहता है हाँ, हमारे ग्रुप में ब्लड लाइन यूजर्स को स्पेशल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, मुझे अपने ग्रुप में लेकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ बाइशी और जाओ मिंग जो होते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं उनके पास यहाँ पर कुछ हिडन टैलेंट्स है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अब यहाँ पर शिमू के बारे में बात करते हैं। जैसे वो शिमू की बात करते हैं, इसी के साथ ही शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है। ब्रदर जिन जो होता है वहां पर उसको रिक्रूट करने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही हाउ माओ जो होता है वहां पर कहता है कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है तो इसी के साथ ही हमारा शिमू को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ फेस किया है। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उनसे कहता है कि आप लोगों की काइंडनेस को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर मुझे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका देते हैं मेरे दोस्तों की वजह से, तब भी मैं यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन अफसोस कि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे पास एक बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है जिसकी वजह से आपके ग्रुप का नाम ही खराब होगा। तो मैं यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अपने जूनियर ब्रदर्स अपने दोस्तों की कल्टीवेशन को यहाँ पर हाल्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग मिले, इसी वजह से वो दोनों आपके ग्रुप को ज्वाइन करने चाहिए। और मैं यहाँ पर सेल्फ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, मैं किसी ग्रुप के साथ एफिलिएट नहीं रहूंगा और अकेले कल्टीवेट करना चाहूंगा। तो इस बात से हाउ माओ तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जिन को इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। और उसके दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर जी तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा शिमू उन दोनों को वहां पर मना लेता है। और इसी के साथ ही वो स्टारू जो होते हैं अपने अपने अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में हमें सुशी के बारे में बताया जाता है कि सुशी किसे कहते हैं। सुशी जो होते हैं ये स्पेशल कल्टीवेटर्स होते हैं, ऐसे कल्टीवेटर्स जिनके पास एलिमेंट को डिटेक्शन की पावर होती है, जो कि एनवायरमेंट के अंदर से एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो सुशी होते हैं वो 5 तरह के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इनकी पावर्स को यूज कर सकते हैं। और इनमें से जो ज्यादा रेयर टाइप के होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि विंड, लाइटनिंग, आइस, डार्क और लाइट एलिमेंट्स को मास्टर करते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। हालांकि ये 5 एट्रीब्यूट से निकलते हैं, लेकिन ये ज्यादा खास होते हैं। इसके अलावा भी इनकी यहाँ पर कुछ और रेयर ब्रीड्स होती है जिन बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, जैसे कि तलिस्मन सुशी। कुछ तलिस्मन सुशी ऐसे होते हैं जो कि तलिस्मन को बताते हैं, वो अपनी पावर्स की मदद से कुछ ऐसे तलिस्मन क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि दूसरे भी यूज कर सकते हैं, और उनके तलिस्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे मास्टर सुशीज भी होते हैं जो कि पिल्स बनाते हैं। ऐसे सुशीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिल्स बनाने में माहिर होते हैं और ऐसे पपेट्स बना सकते हैं जिनकी मदद से वो एक नॉर्मल फाइटर यहाँ पे किंग लेवल के फाइटर के बराबर अपने पपेट्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर टाइप आती है, वो स्पेशल सुशीज होते हैं। स्पेशल सुशीज ऐसे सुशीज होते हैं जो कि अपनी पावर्स की मदद से एक स्पेशल पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, दूसरी दुनिया के दरवाजे को ओपन कर सकते हैं, जहां पर से वो दूसरी दुनिया के बीस्ट को बुला सकते हैं। ये वाले सुशी जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जहां तक कि पूरे के पूरे कंट्री में इस तरह के बहुत ही कम सुशीज होते हैं। इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में तकरीबन 10,000 डिसाइपल्स होंगे और इन 10,000 डिसाइपल्स में से सिर्फ और सिर्फ 100 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जो कि सुशी होंगे, और उन 100 सुशीज में से सिर्फ और सिर्फ 8 सुशी जैसे हैं जो कि स्पेशल मैजिक को यूज कर सकते हैं, और उन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि स्टार राम में हैं। स्टार राम का सुशी होने का मतलब यह है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप एक सुशी बनने के काबिल हैं और आपके अंदर यहाँ पर इस तरह के टैलेंट्स है, तो इस डार्क डीमन सेक्टर के अंदर एक बिल्डिंग है जिसे माना बिल्डिंग कहा जाता है, कि आप वहां पर जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। वहां पर टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि आप एक सुशी हैं या फिर नहीं। तो हमारे शिमू को पता नहीं किसने कह दिया कि तुम वहां पर जाकर चेक करो कि क्या तुम एक सुशी हो। हमारा शिमू जो होता है उस बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ा होता है,
फिर साथ ही वहां पर बैकग्राउंड की बात याद आती है। तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर मिस लैनफैंग उसके पास बैठी होती है, क्योंकि लैनफैंग ने उससे बात करने के लिए वहां पर बुलाया होता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये सारी बात क्यों बता रही हो, लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर मेरी मदद की थी, तुमने मुझे बताया था कि मुझे वहां पर जाकर ब्लड लाइन बिल्डिंग के अंदर से अपने लिए ब्लड लाइन की कल्टीवेशन टेक्निक्स को ढूंढना चाहिए, और अब भी तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक सुशी हो सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हालात भी तुम्हारे जैसे ही है, कभी मैं बिल्कुल बेकार हुआ करती थी, मेरी कल्टीवेशन में ब्लड लाइन की पावर्स बहुत ही लेट अवेकन हुई थी, जिसकी वजह से पहले मुझे बहुत ही कम नजर से देखा जाता था, मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझा जाता था। इसी वजह से मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को लेकर काफी ज्यादा तरस खा रही हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें बताती हूँ। तुम ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर अपने आप को देखती हूँ। फिर साथ ही वो उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि तुमने जुलनिंग ग्रुप की इनविटेशन को क्यों ठुकरा दिया, तुम उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे, तुम एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते थे। हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ने वाली। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ पर आने के बाद एक बात तो सीखी है कि डार्क डीमन सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करती है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे भी यहाँ पर जो इनके रूल्स है, मैं उन रूल्स के मुताबिक बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम लोग डीमंस बन जाए, और हम लोग डीमंस नहीं बनना चाहते। मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मेरी कोई डीमन नहीं है, मैं यहाँ पर एक राइटियस इंसान हूँ, और मैं राइटियस तरीके के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर फ्लो के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ूंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप के ऊपर यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, और खुद से यहाँ पर सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पर अकेला पूरी दुनिया को अपोज कर सकता हूँ, क्या मैं अकेला यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर को अपोज करने के लायक हूँ। मैं यहाँ पर किस तरह से जीना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ खुद डिसाइड करूंगा। तो लैनफैंग उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर तुम उनके ग्रुप को ज्वाइन करते तो वहां पर उसको उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। ये दुनिया इसी तरह काम करती है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, और हम लोग इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में हैं। शिमू से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने ज़ूलोंग ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम कुकून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसी के साथ ही वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने बायशी के साथ फाइट की और बायशी ने मुझे हरा दिया, हालांकि वो ब्लड लाइन यूजर भी नहीं है, इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज़ूलोंग ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया, कहीं ऐसा नहीं है कि तुम बायशी को पसंद करती हो, इसी वजह से तुमने उससे फाइट की और उसके बाद अब उसे हराने के लिए तुमने उसके ओपोनेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, ताकि तुम दोनों के आपस में चैलेंजेस होते रहे और तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहो। तो मिस जो होती है वो चलाकर उसे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर अपने पास से बस बातें बना रहे हो। तुम्हारा शिमू से कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर किसी को पसंद करता हूँ और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं जाकर उससे शादी कर सकूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माना बिल्डिंग में जाने के बाद जब हमारे शिमू का टेस्ट लिया जाएगा तो क्या वाकई में ये भी एक सुशी निकलेगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो माना बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि वहां पर जाकर अपना ट्रायल दे सके और उसे पता चले कि क्या वो एक सुशी है या नहीं। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो एक लड़का अंदर से उड़ता हुआ बाहर की तरफ आकर गिरता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। तो शिमू से देखकर काफी हैरान होता है, जबकि अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम बेवकूफ बच्चों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आ सकते हो, यहाँ पर मैं टेस्ट लेने के लिए बैठा हूँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ बेकार बच्चों के लिए नहीं। तुम लोग यहाँ पर पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर टैलेंट्स हैं भी या नहीं, और अगर किसी के पास यहाँ पर 3rd डिग्री से कम के टैलेंट्स हुए तो यहाँ पर दोबारा आने की गलती मत करना। साथ ही एल्डर कहता है कि बाहर अभी जो लोग भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आ रहे हो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 3rd लेवल से कम लेवल की ये वाली एबिलिटीज हुई सुशी वाली तो फिर मैं तुम्हें इसी तरह पीट कर बाहर फेंकने वाला हूँ। तुम्हारा शिमू जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मार पड़ने वाली है अगर हमारे पास सुशी की एबिलिटीज ना निकली तो। इसी के साथ ही वहां पर अंदर आ जाता है, माना बिल्डिंग के अंदर आता है और अंदर आने के बाद कहता है कि ये बिल्डिंग तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी है, क्या यहीं पर हमारे सुशी बनने का हमारा टेस्ट लिया जाता है। वहां पर सामने कुर्सी के ऊपर एक एल्डर बैठा होता है। तुम्हारा शिमू कहता है कि हालांकि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए हमें फीस देनी पड़ती है, पूरे 3000 सिल्वर कॉइंस हमें देने पड़ेंगे तभी जाकर यहाँ पर हमारा टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट फ्री नहीं होने वाला, ऊपर से अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं निकलते तो ये एल्डर हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें घाटा ही घाटा है, लेकिन अगर हम लोग सुशी निकले तो फिर यहाँ पर हमें काफी सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि देखो एक और बेवकूफ यहाँ पर आ गया, क्या तुमने देखा नहीं कि लास्ट वाले बच्चे के साथ मैंने क्या किया है? क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे सुशीज पैदा होना शुरू हो गए हैं जो तुम लोग यहाँ पर मुंह उठाकर टेस्ट देने के लिए चले आते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे पैसे दोगे और तुम लोग यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर सकते हो अपनी इन बेकार एबिलिटीज की वजह से? हमारा शिमू इसी के साथ आगे बढ़ता है, उनके सामने पैसे करते हुए कहता है कि सर प्लीज मेरा टेस्ट ले लें। तो एल्डर उसे कहता है कि मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सुशी की पावर्स निकली और वो भी 3rd लेवल से कम की हुई तो फिर मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी।
चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ। इसी के साथ ही वो उसके पास से पैसे ले लेते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, चलो फिर ठीक है अब तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। और वो उसे कहते हैं कि वहां पर जाकर सेंटर स्क्वायर के ऊपर खड़े हो जाओ। तुम्हारा शिमू जो होता है सेंटर स्क्वायर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। जबकि इसी के साथ ही एल्डर साइड के ऊपर जाने के बाद अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी तलवार के साथ जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये एक स्पेशल टेस्ट होता है। जैसे वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं और हमारे शिमू के इर्द गिर्द वहां पर एनर्जी का एक घेरा बनता है, तो वहीं पर उसी जो प्लेटफॉर्म होता है उसके इर्द गिर्द वहां पर पिलर्स लगे होते हैं और उन पिलर्स के ऊपर जितनी रोशनी के बीम्स चमकेंगे उतनी ज्यादा उसके पास डिग्री की लेवल, उतना ज्यादा उसके जो सुशी का लेवल होगा। जैसे वहां पर पिलर के ऊपर पूरे 5 जो होते हैं वो लाइट चमकते हैं, तो ये देखने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि 5वें लेवल की डिग्री की सुशी लेवल जो होती है ये बहुत ज्यादा रेयर होती है, यानी कि आगे जाकर एक स्टार राम का सुशी बन सकता है। लेकिन हमारा शिमू जो होता है वहां पर फिर से बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद से फिर से वही सपना दिखाई देता है जहां पर वो छोटा मंकी जो होता है उससे एल्डर ने एक स्पेशल टेक्निक दी थी। एल्डर वहां पर कुछ बोल रहे थे और उसके बाद आकर एल्डर ने उसके माथे के ऊपर टच किया था और उसके बाद से वो वाली जो स्पेशल टेक्निक होती है वो उसको डिस्कवर कर लेता है और उसे पता चलता है कि इसको मून डिवावरिंग स्टैंस कहते हैं। और वो वाली स्पेशल टेक्निक जो होती है हमारे शिमू को आ जाती है और हमारे शिमू को इस स्पेशल टेक्निक मिल गई है। हमारा शिमू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि लास्ट नाइट उसने जो ड्रीम देखा था उस ड्रीम में एल्डर ने उसे वहां पर एक टेक्निक दी थी, लेकिन उस वक्त उसे समझ नहीं आई थी कि ये क्या थी। लेकिन अब उसे यहाँ पर उस टेक्निक के बारे में समझ आ गई है कि उसे मून डिवावरिंग स्टैंस कहा जाता है। तो वो कहता है कि अब इस नई कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से उसने अपनी सूडो सेलेस्टियल आर्ट जो थी उसके फर्स्ट लेवल को पूरा कर लिया है, जिसके साथ अब यहाँ पर ज़ेन की को वो बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकता है, यानी कि उस ज़ेन की उसके लिए यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो गई है। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है जब उसका टेस्ट कंप्लीट होता है तो मास्टर से कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर इस बैच के ऊपर अपना एक ब्लड ड्रॉप डालो। तो वो अपना एक ब्लड ड्रॉप जो होता है वहां पर बैच के ऊपर डालता है तो उसे पता चलता है कि वो एक 5th डिग्री का स्पाशियल डिटेक्शन मैजिशियन है या सॉरी सुशी है, यानी कि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है जो कि रेयर एबिलिटी होती है दूसरी दुनिया से जानवरों को समन करने की। वहां पर जो एल्डर होते हैं उसे कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा रेयर और तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा रेयर है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास स्टार राम के सुशी हैं जो कि तुम्हें ट्रेनिंग देने को तैयार है, वो तुम्हारे मास्टर बन जाएंगे। लेकिन हमारा शिमू जो है उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक स्टार राम के सुशी का डिसाइपल नहीं बनूंगा क्योंकि इससे उसकी आजादी छिन जाएगी। इसी वजह से वो वहां पर उनके पास जो रिसोर्सेज उसे मिलते हैं वो रिसोर्सेज लेकर वहां से बाहर निकल आता है। वो एल्डर से कहता है कि मैं खुद जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूं, मैं अकेले रहकर ट्रेनिंग करूंगा। तो वहां पर उसे काफी कुछ चीजें मिलती हैं जिनमें से 12 ब्लैक फ्लेम मेडल्स मिलते हैं और 3 माना पिल्स मिलती हैं और साथ ही से 3 लो ग्रेड की माना स्टोन्स और 2 रेड एंड ब्लू स्टोन मिलते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें मुझे हर साल मिलने वाली है और मेरे लिए ये काफी बड़ी लेवरेज है कि मुझे हर साल यहाँ पर, हालांकि मैं इनकी सुशी माना बिल्डिंग का हिस्सा भी नहीं हूँ, यानी किसी के मास्टर का डिसाइपल भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे हर साल यहाँ पर ये वाली स्पेशल चीजें मिलती रहेंगी। और यहीं पर हमारे शिमू को एक स्पेशल आर्ट भी मिलती है, यानी कि जबकि उसके बारे में पता चल चुका है कि वो एक सुशी है तो इसी वजह से उसे एक स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट दी जाती है जो काफी ज्यादा स्पेशल होती है। ये माना टेस्टिंग बिल्डिंग की तरफ से उसे दी गई होती है। यहाँ पर इन लोगों को जो कल्टीवेशन टेक्निक्स दी जाती है वो उनकी बॉडी और उनकी कल्टीवेशन के उनकी जो टैलेंट होते हैं उसके हिसाब से दी जाती है। तो हमारे शिमू को यहाँ पर जो स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट जो दी गई थी वो उसके टैलेंट्स के हिसाब से थी, हालांकि उसके टैलेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इसके बाद हमारा शिमू सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर एक सुशी बन चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर अकेले में कल्टीवेट करना होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से हमारा शिमू कहता है कि मुझे किसी ऐसे बंदे के पास जाना होगा जो कि पहले यहाँ पर एक स्पेशल सुशी है जो इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर सकता है। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वो सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे सामने वही पैरट दिखाई देता है और उस पैरट को जानबूझकर फिर से वहां पर मिस्टर चिकन कहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के कहीं तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें या बटन क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें चिकन दिखाई देता हूँ, मैं एक पैरट हूँ। और बेवकूफ बच्चे तुम यहाँ पर फिर से क्या करने के लिए आए? और इसी के साथ उसके मास्टर निकल कर आते हैं और उसके सर में छड़ी मारते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। और वो शिमू से कहते हैं कि लड़के तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक फ्लेम मेडल्स का कोई खजाना मिल गया है जिसकी वजह से तुम कोई और कल्टीवेशन टेक्निक खरीदने के लिए आए हो। शिमू उनसे कहता है कि नहीं मास्टर जू, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं एक 5th डिग्री का स्पेशल एट्रीब्यूट वाला स्पेशल एक सुशी हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एल्डर्स की रिक्वेस्ट को क्यों मना कर दिया? मास्टर सन एक बहुत ही पावरफुल स्टार राम के सुशी हैं, वो तुम्हें ट्रेनिंग दे सकते थे। तुम्हारा शिमू कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो वो कहते तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा शिमू कहता है कि मास्टर जू, लास्ट टाइम जब मैंने आपकी बातें सुनी थी मैंने सुना था कि आपने इस पंछी को दूसरी दुनिया से बुलाया है, इसी वजह से मुझे लगा कि आप भी यहाँ पर एक स्पेशल मैजिशियन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे अपना डिसाइपल बना लें और मैं यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में आपके लिए काम भी कर दूंगा, जो आपको चाहिए होगा आपके लिए करूंगा और बदले में आप यहाँ पर मेरे मास्टर बन जाए। ये बात सुनने के बाद मिस्टर चिकन चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर फिर से उसके सर में छड़ी मारते और कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के तुम इस वक्त ब्लैक डीमन सेक्टर
सेक्टर में और मेरा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस लाइब्रेरी को संभालना है। तो फिर मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को क्यों मानूंगा और तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों बनाऊंगा, जबकि मुझे यहाँ पर इसके लिए कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा शिमू कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आपकी कोई काम कर सकता हूँ, मैं आपके कुछ काम कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर आपकी बुक्स को सेट कर सकता हूँ या फिर आपके लिए बुक्स लेकर आ सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि लड़के तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अब यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की नौटंकी करना बंद करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास एक बहुत ही रेयर टैलेंट है, तुम इस वक्त 5th डिग्री के स्पेशल मैजिशियन बनने के बहुत ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तुम यहाँ पर मेरी निगरानी में रह सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर तुम्हें सिखाऊंगा कैसे स्पेशल पोर्टल्स को ओपन किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे रिसोर्सेज को यूज करो, इसके लिए तुम्हें खुद यहाँ पर मेहनत करना होगी और खुद यहाँ पर अपने लिए ब्लैक फ्लेम मेडल्स को कमाना होगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी में काफी सारे काम है जो तुम कर सकते हो और वैसे भी मुझे ये बेकार पंछी कभी पसंद ही नहीं था, तो इस बेकार पंछी का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, से उठाकर फेंक देंगे और तुम्हें यहाँ पर रख लेंगे। पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू वाकई में यहाँ पर दूसरी दुनिया के पोर्टल्स को ओपन कर पाएगा और वहां पर से कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्रीला के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है मास्टर जू के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाए, बदले में यहाँ पर आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो मास्टर जो होते हैं उसके जवाब सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी सारे कामों में तुम्हारी जरूरत है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। वैसे भी यहाँ पर मैं किसी को ढूंढने वाला था जो मेरे काम कर सके, अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए हो तो फिर मुझे जाकर किसी को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। जब किसी के साथ ही वो पैरट जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, इसको जल्दी से यहाँ से भगा दो, इस बेवकूफ बच्चे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मोटे कहीं के अगर तुम इसे यहाँ पर रखने वाले तो फिर मुझे वापस भेज दो। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारा पहला काम मिल गया है कि मैं तुमसे पहला कौन सा काम करवाने वाला हूँ। वो शिमू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल मैजिक को करना सीख जाओ तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इतना पोर्टल ओपन करना है कि इस तोते को दूसरी दुनिया में फेंका जा सके। मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो मैं शिमू कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं सबसे पहले इसी दूसरी दुनिया में फेंकूंगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आराम से बैठ जाता है, वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अब कल्टीवेट करना होगा। तुम्हारा शिमू जो होता है स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके मास्टर ने उसे बताया होता है कि तुम्हें यहाँ पर जो वाली स्पेशल फॉर्मेशन आर्ट मिली है, यहाँ की सुशी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। हालांकि मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स होती हैं वो यहाँ पर हमारी बॉडी के बिल्ड के हिसाब से दी जाती हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मेशन आर्ट मिली है ये बाकी की सभी फॉर्मेशन आर्ट्स में से बहुत ज्यादा रेयर है। हालांकि ये वाली टेक्निक जो है ये रेयर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा बेसिक है। इसके बावजूद जब तुम इसको मास्टर करने की कोशिश करोगे हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी बैकलैश को फेस करना पड़े। इस स्पिरिट आर्ट की टोटल 15 लेवल है और 15 लेवल्स में से तुम सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल्स को ही ठीक तरह से मास्टर कर पाओगे। और मुझे लगता है अगर तुम यहाँ पर 15 लेवल में से 5 लेवल को ही मास्टर कर लेते हो फिर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन को स्पिरिट राम तक पहुंचा पाओगे। ये बात सुनने के बाद शिमू तो बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि उसका तोता बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या वाकई में स्पिरिट राम में पहुंच पाएगा। तो उसी के साथ ही मास्टर जू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी से इस बात को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम यहाँ पर एक सुशी बिल्कुल भी नहीं बने, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट्स हैं उनकी पहचान की गई है। एक सुशी जो होता है वो एक बहुत ही टैलेंटेड होता है और एक टैलेंटेड सुशी सिर्फ 5 लेवल्स को मास्टर करने के बाद स्पिरिट राम में पहुंच सकता है। मास्टर जू क्योंकि अब यहाँ पर उसके मास्टर है तो वो उसे सारी बात बता रहे होते हैं कि स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट के 5 लेवल्स को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद तुम्हें यहाँ पर 2 नई टेक्निक्स मिलेंगी। पहली जब तुम तीसरे लेवल को कंप्लीट करोगे उस वक्त तुम्हें एक टेक्निक मिलेगी जिसे की बर्स्ट टेक्निक कहते हैं। फिर जब तुम यहाँ पर 5वें लेवल को मास्टर कर लोगे उस वक्त तुम्हें एक टेक्निक मिलेगी जिसे की रिंग स्पाइल कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है। तुम्हारा शिमू कहता है कि मास्टर क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाले हैं। तो मास्टर जू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे लेवल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि स्पिरिट आर्ट फॉर्मेशन को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले 5 लेवल्स को मुश्किल से तुम मास्टर कर पाओगे। तुम्हारा शिमू जो होता है वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है, साथ साथ मास्टर की बातों को भी याद कर रहा होता है। साथ ही मास्टर से कहते हैं कि माना बिल्डिंग में टेस्ट को पास करने के बाद तुम्हें यहाँ पर पूरे 12 और मेडल्स मिले थे, तुम्हें उन टोकन्स को यूज करना चाहिए और उनके साथ मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी नई टेक्निक्स वाली नई बुक्स खरीदनी चाहिए। तो वो उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स को खरीद कर लाओ जिसकी मदद से तुम यहाँ पर तलिस्मन्स बना पाओगे। शिमू कहता है कि मास्टर क्या मैं यहाँ पर तलिस्मन बनाने सीख सकता हूँ। तो मास्टर जू से कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर सीख सकते हो,
हो। तुम एक सुशी, और एक सुशी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक तलिस्मन यूजर्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेशल मैजिक्स को यूज करते हैं, लेकिन स्पेशल मैजिशियंस को यह समझा जाता है कि वो बिल्कुल बेकार होते हैं। वो सिर्फ दूसरी दुनिया के लोगों से या दूसरी दुनिया के स्पिरिट जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई मेन फोर्स नहीं होती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर तलिस्मन बनाना सीख जाते हो तब तुम यहाँ पर अटैकिंग टाइप भी बन सकते हो, यहाँ पर अपने तलिस्मन की मदद से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। और इसी के साथ ही मास्टरों से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर तुम यहाँ पर तलिस्मन को सीखना चाहते हो तो तलिस्मन को बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी इंक लगने वाली है और इसके साथ बहुत सारे पेपर्स लगने वाले हैं, और उन पेपर्स और इंक के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसके लिए बहुत सारा खर्चा आने वाला है और ये सारे का सारा खर्चा तुम खुद उठाने वाले हो। मैं यहाँ पर इसमें से तुम्हें कोई भी नई चीज नहीं देने वाला, हालांकि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे फाइनेंशियल्स को कवर नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मैं एक आसान तरीका बताऊंगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर कैश कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए तुम्हें जाकर हमारी मिशन वाली बिल्डिंग में अप्लाई करना होगा। वहां पर जाकर देखो अगर तुम्हें कोई आसान सा मिशन मिल जाता है, स्पेशली वहां पर से अपने लिए कोई ऐसा मिशन देखो जिसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और साथ ही तुम्हें काफी अच्छी कमाई भी हो जाए। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर से अपने लिए कुछ वर्क ढूंढता है, जिसमें वहां पर मेटल वर्क होता है, जिसमें उसे बहुत सारे हथौड़े मारने पड़ते हैं, वहां पर लोहा पिघलाना पड़ता है। तो वो ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वहां पर पैसे मिलते हैं, यानी मेडल्स मिलते हैं। उन ब्लैक टोकन्स को यूज करने के बाद वो यहाँ पर तलिस्मन्स खरीदता है और तलिस्मन्स बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन अफसोस के वो यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना पाता। मास्टर जो वहीं पर साइड के ऊपर खड़े होकर उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और कहता है कि लड़का वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसके पास दो टेक्निक्स थी जो ये यहाँ पर लेकर आया था। पहली टेक्निक माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट थी और दूसरी टेक्निक इसकी गेल ब्लेड आर्ट थी। दोनों को इसने अपनी फाइनल फॉर्म में यानी कि फाइनल लेवल तक मास्टर कर लिया है, लेकिन इस वक्त इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना पा रहा। चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये तलिस्मन्स नहीं बना पा रहा। अगर ये तलिस्मन्स नहीं बना पाएगा तो फिर ये बिल्कुल बेकार है। और इस बार हमारा शिमू जो होता है वहां पर एक तलिस्मन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उसका पेपर भी वहीं पर गिर जाता है। हमारा शिमू कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा फायर एट्रीब्यूट वाला एक रून बनाने वाला था, एक तलिस्मन बनाने वाला था, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं बना पाया। मुझे नहीं है कि मैं यहाँ पर जल्दी से इन तलिस्मन्स को बना पाऊंगा, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर जो पैरेट होता है वो उसको देख रहा होता है, वो उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर एक बेसिक सा एक सिंपल सा फायर एट्रीब्यूट का रून नहीं बना पा रहे, यानी एक तलिस्मन नहीं बना पा रहे, लेकिन असल में जहाँ पर चाहे तुम एक बेसिक सा तलिस्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक हायर लेवल का तलिस्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर एक के अंदर जहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी यूज होती है। अगर तुम यहाँ पर एक सिंपल नहीं बना पा रहे, इसका मतलब यह कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी यहाँ पर एक टैलेंट एक रून बना पाओगे। तलिस्मन्स बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर रून स्टोन्स के ऊपर या फिर तुम्हें यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर राइटिंग करनी होती है। उन्हीं राइटिंग्स को यहाँ पर तुम फायर एट्रीब्यूट, विंड एट्रीब्यूट, थंडर एट्रीब्यूट में चेंज कर सकते हो। वहाँ शिमू से कहता है कि मिस्टर चिकन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें भी यहाँ पर इन सभी चीजों की काफी ज्यादा नॉलेज है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक बहुत ही महान मास्टर हुआ करता था अपने पेरेंट्स का, लेकिन अब यहाँ पर मैं कैद हो चुका हूँ और तुम्हें यहाँ पर अभी गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब किसी के साथ ही मास्टर जू वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तो यहाँ पर मेरा पैरेट जो है वो एक टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि मुझे यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए और तुम्हें टीचर बना देना चाहिए। तो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब किसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तलिस्मन्स क्रिएट कर पाओगे। हमारा शिमू जो होता है वो भी आगे से काफी उदास होता है। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम यहाँ पर अगर तलिस्मन्स नहीं बना पाओगे तो फिर तुम्हारे पास जो फाइटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात की सराहना तो करता हूँ कि इस पैरेट ने यहाँ पर तुम्हारे सामने जो बात की है वो वाकई में सच है। हालांकि इसने यहाँ पर ज्यादातर बकवास ही करता है, लेकिन तुम्हारे सामने इसने सही बात की है। अगर तुम एक सिंपल रून स्टोन नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है। ये टैलेंट्स की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट्स को यूज करके तुम अपने लिए तलिस्मन्स बना सकते हो। तुम तो यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर लिखाई नहीं कर पा रहे। अगर तुम लिखाई नहीं कर पा रहे तो कल को तुम अपनी एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट कैसे करोगे और उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट पे चेंज कैसे करोगे। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई दूसरा तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि रून स्टोन जो है वो जो बंदा बनाता है सिर्फ वही यूज कर सकता है। जहाँ पर बात फिर से आकर टैलेंट्स के ऊपर रुक जाती है और हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर अपने टैलेंट्स की वजह से मार खा जाता है और वहां पर उदास होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा शिमू सोच रहा होता है क्या वाकई में ऐसी बात है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हूँ। चाहे मैं यहाँ पर नई एबिलिटीज को डिस्कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यहाँ पर बात मेरे टैलेंट्स के ऊपर आकर रुक जाती है। मैं कभी यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू तलिस्मन्स बना पाएगा या नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो तालिस्मन बनाने में फेल हो जाता है, क्योंकि तालिस्मन को जो होता है वो अपनी एनर्जी के साथ इंस्क्राइब करना होता है, उनकी राइटिंग्स लिखनी होती है पेपर्स के ऊपर, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही मास्टर जब उसे देखते हैं कि वो काफी ज्यादा निराश हो गया है, तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हर 3 महीने के बाद एक कंपटीशन होता है जिसमें नेट सैपल्स भी हिस्सा ले सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर वो तो 1 साल के लिए हमें कंपटीशन में बैन है कि हम लोग नेट सैपल्स 1 साल के लिए कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मास्टर से कहते हैं कि वो तो तुम्हारे डिसाइपल्स के लिए है कि तुम 1 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकते ताकि तुम्हें फाइटिंग से रोका जा सके, लेकिन अगर तुम में से कुछ यहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो हिस्सा ले सकती हैं। असल में ये कोई बैन नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि इस बार तो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल होंगे न्यूबीज जो कि अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। उनमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी हो सकते हैं जिन लोगों ने दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद मैं शिमू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर जू से कहते हैं कि पिछले कई महीनों से तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है, तो क्यों ना तुम जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेकर देखो कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है। इस बार के नेट सैपल्स की 500 की रैंकिंग में से देखते हैं कि तुम कौन सी रैंकिंग के ऊपर आ सकते हो, तुम्हें कौन सा रैंक मिलता है। तुम्हारे दोस्त भी वहां पर होंगे, तुम उनके साथ भी जाकर कंपीट कर सकते हो। तुम्हारा शिमू उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है, तो फिर ठीक है चलो चल के देखते हैं। तो वो याद करता है कि बाइशी, ज़ाओमिंग और लैनफैंग, देखता हूं कि तुम लोग यहाँ पर किस लेवल तक पहुंच चुके हो। तुम लोगों ने ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों की कल्टीवेशन लेवल क्या है और मैं यहाँ पर क्या तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और साथ ही वहां पर ब्लड गिरे हुए तलिस्मन की तरफ भी देखता है कि शायद वो यहाँ पर दोबारा तलिस्मन बना सके कंपटीशन के दिन स्टार्ट होने से पहले। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि कंपटीशन का सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो माउंटेन नंबर 20 के ऊपर वहां पर एक एरिना होता है, जिस एरिना में कुछ जूनियर्स खड़े होते हैं और कुछ सीनियर्स खड़े होते हैं। वहां पर स्पेशली जूनियर्स जो होते हैं वो मैच देखने के लिए आए होते हैं, और यहाँ पर सभी को मौका दिया जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ उन सभी लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स है, चारों ग्रुप्स के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चारों बड़े ग्रुप्स जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ज़ुनलिंग ग्रुप, लीहाओ ग्रुप, ज़ूलोंग और टाइजू ग्रुप जो है, ये सारे 4 ग्रुप हैं, और चारों ग्रुप जो है यहाँ पर कंपीट करने वाले हैं रैंकिंग्स के लिए। और इसी के साथ ही कैल्डर जो टैबलेट के ऊपर खड़े होते हैं, सॉरी बैठे होते हैं, वो टैबलेट के ऊपर से उन लोगों से कहता है कि जितने डिसाइपल हैं सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज यहाँ पर तुम सभी लोगों का जो सीजनल टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, और आज यहाँ पर जितने नेट सैपल्स हैं वो फाइट करेंगे। नेट सैपल्स जो है वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से अपने से 50 लेवल ऊपर वाले डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका रैंक 1 है और आप यहाँ पर रैंक नंबर 49 को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वाले को चैलेंज करना जो है वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। इस कंपटीशन के दौरान आप लोग यहाँ पर कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर सकते हैं, अपनी किसी भी चीज, अपनी किसी भी तलिस्मन या फिर अपने किसी भी तलवार या फिर किसी भी स्पेशल मैजिकल पावर्स को यूज कर सकते हैं अपने अपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे डिसाइपल को जान से नहीं मार सकता। इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही रूल है कि जान से नहीं मारना, और इसके अलावा तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और यहीं पर वो कहते हैं चलो ठीक है अब तुम लोग अपने कंपटीशन को स्टार्ट करो। वहीं पर टैबलेट के ऊपर ही वो लेट जाते हैं, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर खुश हो जाते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। पर रैंकिंग्स बिल्कुल ओपन होती है, कोई भी डिसाइपल किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तो ब्लैक डीमन सेक्टर के जो कंपटीशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा रूथलेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स हैं वो चारों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, और सभी लोग यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। जिस ग्रुप के डिसाइपल्स जो है वो अपने ज्यादा अपोनेंट्स को हराएंगे और जिनकी रैंकिंग ज्यादा बढ़ेगी उनको यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रुप जो है वो ज्यादा आगे बढ़ता है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर्स फाइट करते हैं। चारों ग्रुप्स के डिसाइपल्स अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट करने वाले हैं। यहीं पर सीनियर ब्रदर हाउ माओ को दिखाता है कि ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो अपने ज़ाओमिंग और बाइशी से कहता है कि पिछले साल तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स हुआ था और हमारे कुछ डिसाइपल्स बहुत ही बुरी तरह से क्रिपल हो गए थे, लेकिन शुक्र करो कि तुम लोग यहाँ पर टॉप 400 में आ चुके हो, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम लोग यहाँ पर अपनी रैंकिंग को बढ़ाकर टॉप 50 में पहुंच जाओगे। अगर तुम यहाँ पर मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग टॉप 10 में भी पहुंच सकते हो। तो बाइशी से कहता है कि सीनियर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा हाई तो नहीं सोच रहा कि मैं टॉप 10 में पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 50 में पहुंचना मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वक्त हमारा ब्रदर बाइशी जो होता है वो 76 रैंक के ऊपर होता है, जबकि यहीं पर ज़ाओमिंग को दिखाते हैं। ज़ाओमिंग उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर सोचते हो कि हम लोग टॉप 10 में नहीं पहुंच सकते तो फिर यहाँ पर ये गलत है। बाइशी से वो कहता है कि बाइशी मैं तो यहाँ पर टॉप 10 के लिए ही एम करने वाला हूं, मैं टॉप 10 में जाऊंगा। और ज़ाओमिंग का लेवल इस वक्त 99 होता है, और इसी के साथ ही वो कुकुन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर टॉप 30 में पहुंचने के बाद इस बंदे को चैलेंज करना है, मैं यहाँ पर टॉप क्लास में जाकर इसको चैलेंज करूंगा, इसे फाइट में हरा दूंगा। जबकि कुकुन उसकी तरफ देखता है तो वो इसे इशारा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, लेकिन इसी के साथ ही वो इसको इग्नोर कर देता है, और इस बात से ज़ाओमिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि इसी के साथ ब्रदर जिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर ज़ाओमिंग मुझे लगता है कि तुम्हें
हमें यहाँ पर होशियार रहने की जरूरत है। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारे एक दोस्त ब्रदर शिमू ने इसको हरा दिया था फाइट के दौरान, लेकिन अफसोस कि उस वक्त इसने फुल पावर को रिलीज नहीं किया था। अगर ये फुल पावर को रिलीज करे तो ये हमारी बराबरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर इसको इतना भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर टॉप 10 में पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर समझ आएगी कि एक सीनियर और एक न्यूबी में क्या फर्क होता है। वो यहाँ का सीनियर और तुम यहाँ पर एक न्यूबी हो। हालांकि तुम्हें वो दिखाई देने में काफी कमजोर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में वो कमजोर नहीं है। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर हाउमा उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर शिमू की काफी ज्यादा तारीफें किया करते थे, वो इस कंपटीशन में क्यों नहीं आ रहा? और मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों से मैंने उसका नाम भी नहीं सुना, वो कहाँ पर चला गया, वो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। तो इसी बात सुनने के बाद बाइशी भी काफी हैरान होता है और कहता है मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इस रैंकिंग में तो उसका नाम भी नहीं है। 500 यानी टॉप 500 की जो रैंकिंग है इसमें उसका नाम भी नहीं है। और यहीं पर लैन फैंग को दिखाता है कि लैन फैंग का जो इस वक्त रैंक होता है वो 82 होता है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि पता नहीं शिमू कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। और साथ ही वो यहाँ पर बाइशी के बारे में भी सोच रही होती है कब ये अरीना में आएगा मैं इसे चैलेंज कर सकूं। जबकि कोकुन उसके साथ ही खड़ा होता है और उसे कहता है कि जिस स्ट्रेंथ लेवल के ऊपर इस वक्त तुम आ चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जोनलिंग ग्रुप के उन सभी डिसाइपल्स को हरा सकती हो, तुम उनको हरा पाओगी और तुम्हारे लिए पहुंचना आसान होने वाला है। तो कोकुन उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने जूनियर कंपटीशन को जीत लेते हैं और तुम्हारी रैंकिंग्स काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है तो हमारा जूलोंग ग्रुप जो है ये काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और साथ ही हमें सीनियर्स की अपनी रैंकिंग को जीतना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सीनियर्स के टॉप 10 के मैचेस में भी अपने लिए अच्छी रैंकिंग हासिल करते हैं तो फिर हमारा ग्रुप जो है इसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। जब किसी के साथ ही लैन फेंग उसे कहते हैं कि इसी लिए तो मैं यहाँ पर कब से तैयारी कर रही थी, इसी लिए तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन किया था ताकि मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन पावर्स को बेहतर कर सकूं। मैं इस वक्त पूरी तरह से तैयार हूं। इसी के साथ एक लड़का अरीना में जंप करता है जो कि टाइजू ग्रुप से होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है कि मैं टाइजू ग्रुप से नंबर 82 लैन फेंग को चैलेंज करता हूं, लैन फेंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो लैन फेंग कहती है ये लड़का फिर से मुझे चैलेंज कर रहा है। और इसी के साथ ही वो कहती है लास्ट टाइम तुम मुझसे हारे थे और फिर से यहाँ पर हारने के लिए आ गए। और इसी के साथ ही वो वहां पर अरीना में चली जाती है। जब वो अरीना में जाती है तो बाइशी उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दूसरे अरीना में एक लड़की जो होती है वो हमारे बाइशी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि लड़के तुम काफी स्ट्रांग लगते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अरीना में और आकर मुझसे फाइट करो। तो इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जंप करते हुए अरीना में चला जाता है। दोनों अरीनाज में एक टाइम के ऊपर फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि ज़ाओमिंग बेचारा वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर फाइट के लिए कोई चैलेंज क्यों नहीं करता। इन सभी को क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ या फिर इन सभी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से कोई मुझे चैलेंज ही नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही तीसरे अरीना में एक फाइट दिखाते हैं जहां पर एक सीनियर डिसाइपल जो होता है जिसका रैंक जो होता है कम से कम 200 लेवल्स हायर होता है, वो वहां पर ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सकते हो। मैंने शिमू के पास अभी तक यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं होती, वो टॉप 500 में भी नहीं आया होता, लेकिन उसने जिस लड़के को चैलेंज किया होता है वो इस वक्त रैंक नंबर 60 के ऊपर होता है। तो हमारा शिमू उसके सामने खड़ा होता है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है, हमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना और ये लड़का डायरेक्टली यहाँ पर रैंक नंबर 60 को क्यों चैलेंज कर रहा है, जबकि ये पीछे किसी को भी चैलेंज कर सकता था। ये तो फाइट में मरने वाला है क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, इसका नाम तो टॉप 50 में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू डायरेक्टली यहाँ पर 60 लेवल के ऊपर पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर उसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो शैंग्रीला की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वहां पर टॉप 60 के ऊपर से एक लड़के को चैलेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो रेफरी होता है वो भागता है वहां पर आता है और उसे कहता है लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, रूल्स के मुताबिक तुम सिर्फ और सिर्फ अपने से 50 रैंक्स जो है ऊपर ही किसी को चैलेंज कर सकते हो और तुम यहाँ पर डायरेक्टली 300 लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर जाकर टॉप 60 के ऊपर एक लड़के को चैलेंज करना चाहते हो, क्या तुम डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। तो इसके साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं सर, आप इसको यहाँ पर मुझसे फाइट करने दे, मैं इस बात की इजाजत देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि इस न्यूबी के अंदर इतनी कौन सी हिम्मत आ गई कि यहाँ पर आकर डायरेक्टली मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ जो रैंक्स होते हैं वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं। तो लगता है कि यहाँ पर जो मुझे चैलेंज कर सकता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है कि तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया। और इसी के साथ हमारा शिमू वहां पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करता है। जैसे वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो इसी के साथ दिखाते हैं कि वो सीनियर लड़का जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद उस बेचारे की तलवारें भी टूट जाती हैं और वो अरीना से बाहर गिर जाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हमारा शिमू जो होता है अपनी फाइट को जीत जाता है। तो हमारा शिमू जो होता है डायरेक्टली रैंक 60 के ऊपर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही वहां पर एक रूमर क्या उसे कहते हैं शोर मच जाता है और सभी लोग जो होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कहां से आया है। इस न्यूबी ने जहां पर डायरेक्टली अपने लिए रैंक 60 हासिल कर लिया, यानी कि ये बाइशी, ज़ाओमिंग और लैन फेंग उन तीनों से आगे निकल गया। उन तीनों की रैंकिंग जो है वो 20 से कम है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये कहां से आया है, ये कौन सा डिसाइपल
डिसाइपल, हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और इसी के साथ ही जामिंग को दिखाता है कि जामिंग जब उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि ये क्या, ये तो हमारा दोस्त शिमू है, ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट नहीं है, इसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन नहीं किया और इसके ये तो अकेले कल्टीवेट करता है। सेल्फ कल्टीवेशन के बाद भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये टॉप के ऊपर खड़ा, मैं जहां पर नीचे खड़ा हूं, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इस बात से जामिंग जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही होती है कि इसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये लड़का जो है ये लाइब्रेरी में जा रहा है जहां पर मास्टर जू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्पेशल मैजिशियन है, उनके पास से जाकर ये स्पेशल टेक्निक सीख रहा है। मुझे लगता है कि इसने उसको अपना मास्टर बना लिया है। एक लड़का उनमें से कहता है क्या तुमने सुना है, मैंने सुना है कि इस लड़के के पास भी सुशी की पावर्स हैं और ये इस वक्त डिग्री 5 का सुशी है। ये एक बहुत ही रेयर है जो कि स्पेशल मैजिक को यूज कर सकता है और दूसरी दुनिया के एनिमल्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ियोमिंग जो होता है और भी ज्यादा गुस्सा होता है और भी ज्यादा जेलस होता है। कहता है कि मैं जहां पर एक सुशी जो फायर को यूज कर सकता है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा रेयर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो फायर होती है वो 3rd डिग्री की होती है और हमारे शिमू के पास जो स्पेशल टैलेंट होता है वो 5th डिग्री का होता है। तो इसी वजह से वो बाहर खड़ा काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर बाइशी अपनी फाइट कर रहा था। तो बाइशी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने पंच में पावर रिलीज करने के बाद उस लड़की को एक पंच मारता है, लेकिन वो लड़की अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेती है। तो बाइशी जो होता है उसे पीछे की तरफ झटक देता है, लेकिन पीछे हटने के बाद वो लड़की जो होती है अपनी लॉन्ग ब्लेड को यूज करते हुए उसके साथ एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके साथ ही उस तलवार का साइज जो होता है काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, जो कि एनर्जी स्वर्ड्स होती है। और एनर्जी स्वर्ड के साथ ऊपर से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइशी फिर से अपने पंच में पावर्स को रिलीज करने के बाद ऊपर की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। जब वो एक स्ट्राइक लगाता है तो वो लड़की उसके साथ हिट होने के बाद उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। तो उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के उसके हाथ से छूट जाने के बाद अब उस लड़की के पास वेपन नहीं बचा, तो वो कहती है ठीक है तुम इस मैच में जीत गए, मैं हार मानती हूँ। तो बाइशी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे स्पार करने के लिए। और इसी के साथ ही बाइशी की नजर साइड के ऊपर शिमू के ऊपर पड़ती है, तो वो जल्दी से जंप करते हुए उसके एरिना में चला जाता है और कहता है कि ब्रदर शी तुम कैसे हो, फिर से के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ, तुम कहाँ पर थे, तुम हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मैं ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बिजी था, इसी वजह से मुझे बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए। और इसी के साथ ही बाइशी जो होता है ऊपर रैंकिंग वाले टैबलेट के ऊपर उसका नाम देखता है। जैसे वो उसका नाम देखता है उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि ये रैंक नंबर 60 पर पहुंच गया, जबकि वो बेचारा अभी तक रैंक नंबर 86 के ऊपर है। लेकिन बाइशी जो होता है वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी की रैंकिंग से जेलस हो। तो वो उसे कहता है कि ये क्या ब्रदर, तुम तो मुझसे आगे निकल गए। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी रैंकिंग हमारी रैंकिंग से आगे निकल चुकी है। और साथ ही वो उसे कहता है कि ब्रदर शिमू मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो। तो हमारा शिमू से कहता है कि हाँ मैं भी तो यहाँ पर कब से तुमसे फाइट करके देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, क्योंकि कोई और है जो तुमसे बेसब्री से फाइट करना चाहता है। और इसी के साथ उसे कहता है कि वहां पर सामने देखो, वो उसे सामने की तरफ दिखाता है जहां पर लैनफेंग फाइट कर रही होती है। तो इसी के साथ ही हमारा शिमू उसके कान में सारी बात बता देता है कि वो तुम्हें लाइक करती है, इसी वजह से उसने तुम्हारे ओपोनेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसने कुकून के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था ताकि उसे रिसोर्सेज मिल सके और वो स्ट्रॉन्ग बन सके। उसने खुद ये बात उससे कही थी कि वो तुमसे फाइट करना चाहती है। तो इसी के साथ उसकी फाइट को दिखाता है कि लैनफेंग जो होती है वो अपने ओपोनेंट से फाइट कर रही होती है, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है। और दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है जबरदस्त पंचेस का बैराज यूज करता है, वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है। लेकिन साथ ही हमारी जो लैनफेंग होती है अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है। जब वो ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है तो वहां पर बीच से निकल जाती है और उसके पीछे चली जाती है। उसके पीछे चले जाने के बाद वो लड़का जो होता है वहीं पर हैंग हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो जाता है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसे धक्का देकर अरीना से बाहर फेंक देती है। तो हमारी लैनफेंग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है और अपने मैच को जीत भी जाती है। जब अपना मैच जीत जाती है तो हमारा शिमू दूसरी तरफ से उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जाकर उससे फाइट करनी है। इसी के साथ ही बाइशी जल्दी से जंप करते हुए उसके अरीना में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे कहता है कि मिस लैनफेंग क्या तुम मुझसे फाइट करोगी। और इसी के साथ ही हमारा शिमू भी उसे वहां पर पीस का साइन बनाता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। और इसी के साथ ही मिस लैनफेंग जो होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ, मैं भी तो यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। वो दोनों वहां पर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों वहां पर एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट करेंगे। तुम्हारा शिमू इस बात से काफी खुश हो रहा था। किसी के साथ जामिंग जो होता है वो एरिया में जहां पर जंप करते हुए आ जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर शिमू काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, जबकि तुम ब्रदर बाइशी से फाइट नहीं करने वाले तो क्यों ना जहां पर मेरे साथ फाइट करो। इसी के साथ ही दोनों के मैचेस वहां पर सेटअप हो जाते हैं। एक तरफ से बाइशी और लैनफेंग फाइट करने वाले हैं, दूसरी तरफ हमारा शिमू और उसके साथ जामिंग फाइट करने वाले हैं।
तो बाइशी जो होता है वो लैन फैंग से कहता है कि तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, आखिरी बार जब हम लोगों ने फायर की थी उस वक्त तुमने तकरीबन मुझे हरा ही दिया था। तो वो कहती है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उस वक्त हम लोग देख नहीं पाए थे कि विनर कौन है, लेकिन आज यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि हम दोनों में से विनर कौन है। तो बाइशी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बार कोई भी हमारे मैच में इंटरफियर नहीं करे और कोई कर भी नहीं सकता जब तक हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म नहीं करते। तो लैन फैंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि 6 महीने में तुमने भी अपने आप को काफी बेहतर बनाया होगा, देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन का तोड़ कैसे निकाल पाते हो। और सबसे पहले वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो उसके ऊपर जाकर अटैक करती है तो ब्रदर बाइशी जो होता है अपने बाजू सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ ही लैन फैंग पीछे की तरफ बढ़ती है, फिर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़कर उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। लेकिन जैसे ही हमारा बाइशी जो होता है अपने पंच में पावर को रिलीज करके उसे पंच मारने लगता है, वहीं पर वो उसके बाजू के ऊपर जो बेल्स होती हैं उनको खनखनाती है, जिसकी वजह से आवाज निकलती है और साथ ही उसकी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है। और इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है वहीं पर हैंग हो जाता है। जब वो हैंग हो जाता है तो लैन फैंग उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। तो ये देखने के बाद उसका कुकुन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि उसके ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर इस फाइट को ये कैसे जीत पाएगा। तो ब्रदर जिन कहता है हमारी तरफ से बाइशी हमारे ग्रुप का प्रोडिजी और दूसरी तरफ से कुकुन के ग्रुप की तरफ से वो लड़की जो है उनकी प्रोडिजी, और दोनों यहाँ पर ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। जबकि कुकुन सोच रहा होता है अगर ये लड़का यहाँ पर इसको लड़की समझकर ठीक से फाइट नहीं करेगा तो इस लड़के के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि ये इस फाइट को जीत पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है वहां पर सीरियस हो जाता है। बाइशी सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये हर बार जब वहां पर इसकी बेल बजती है तो इसी के साथ इसकी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता हूँ। फिर साथ वो कहता है कि तो अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे यहाँ पर वही पैंतरा आजमा कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गैस है, लेकिन मुझे लगता है ये काम करेगा। और बाइशी दोनों हाथों में पावर्स को रिलीज करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जब किसी के साथ ही लैन फैंग जो होती है फिर से वहां पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करने लगी है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बाइशी को यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन का कौन सा तोड़ मिला है, किसकी कैसे वो यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन का तोड़ निकालेगा और कैसे इस फाइट को जीत पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्रीला की एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइशी को वहां पर लैन फैंग की जो ब्लड लाइन की पावर होती है उसका कोई तोड़ मिल जाता है और वो दोनों हाथों में पावर को रिलीज करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही लैन फैंग फिर से ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है, लेकिन उसके करीब पहुंचने के साथ ही हमारा जो बाइशी होता है वहां पर अपने पैंथरे को चेंज करता है। पहले वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही वो ड्रैगन क्लॉ को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके इल्यूजन से निकल जाता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके बाजू के ऊपर उसने अपनी क्लाई के ऊपर जो बेल बांधी होती है वो उस बेल को उतार लेता है। उस बेल को उतारने के बाद वो पीछे चला जाता है और उसे कहता है मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को इसी तरह से यूज करती हो, जब तुम यहाँ पर इस बेल को बजाती हो तभी तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है और तुम्हारे सामने वाला इल्यूजन में चला जाता है। जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इस बेल को उतार लिया है तो मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर दोबारा ब्लड लाइन की पावर को यूज नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही लैन फैंग जो होती है आगे से बिल्कुल खामोश होती है। यहीं पास दूसरी फाइट का सीन दिखाते हैं जहां पर मां शिमू और जामिंग आमने सामने होते हैं। तो मां शिमू से कहता है कि ब्रदर जाओ, अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो से कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम एक कास्टर हो, यानी कि तुम भी एक सुशी हो। शिमू कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो जामिंग कहता है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा छोटा है, यहाँ पर बातें एक दूसरे के पास पहुंच ही जाती हैं। तुम एक कास्टर हो, इसी वजह से मैं भी एक सुशी और तुम भी एक सुशी हो, तो हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसके करीब पहुंचता है, तुम्हारा शिमू जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने लगा है, लेकिन इसी के साथ ही जामिंग सामने से जो होता है वो गायब हो जाता है। वो इल्यूजन टेक्निक को यूज करते हुए जल्दी से साइड के ऊपर चला जाता है, साइड के ऊपर से आकर उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो वो यहाँ पर शैडो टेक्निक को यूज कर रहा था। शैडो टेक्निक के साथ वो अपने 2 क्लोन्स बनाता है। 2 क्लोन्स के साथ वहां पर बड़ी आसानी के साथ कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां शिमू जो होता है इस बार अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन साथ ही वो पीछे वाली साइड से निकल आता है। जब वो पीछे वाली साइड से निकलकर हमारा शिमू को पंच मारता है तो हमारा शिमू जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद ही वो सामने की तरफ उठकर देखता है तो वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे जियोंग होते हैं, तो बहुत सारे जामिंग होते हैं जो कि वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। हमारा शिमू कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे शैडो क्लोन्स हैं, अब मैं इनमें से असली वाले को कैसे पहचानूंगा। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम विंड स्लैशर होता है उसको यूज करता है। तो विंड स्लैशर के अंदर बहुत सारी स्लैशेस निकलती हैं और वहां पर उसके जितने क्लोन्स होते हैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां पर एक भी क्लोन नहीं बचता, वो उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसे रियल वाला जामिंग नहीं मिलता। तो जामिंग जो होता
है वो पीछे वाली साइड से निकलकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा शिमू जो होता है पीछे वाली साइड के ऊपर से उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उसे जबरदस्त किक मारता है। उसे किक मारने के बाद साथ ही अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। तो हमारे जो शिमू की तलवार होती है वो उड़ती हुई सीधी उसकी तरफ आके बारी होती है, लेकिन वहां पर पीछे खड़े होने के बाद हमारा ज़ाओ मिंग वहीं पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। वो एक फायर बॉल को सामने की तरफ रिलीज करता है जो कि उसकी तलवार के साथ टकराता है और वहीं पर उसकी तलवार गिर जाती है। तो हमारा शिमू जो होता है वो भी उस धमाके की वजह से पीछे की तरफ हटता है, क्योंकि ज़ाओ मिंग की जो फायर पावर होती है वो काफी ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन हमारा शिमू अपने बाजू को सामने करके उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। तो ज़ाओ मिंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो रैंक 60 तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम रैंक 60 के ऊपर रह सको, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हारा रैंक मेरा होने वाला है। तो यहीं पर ब्रदर हाओ माओ और जिन को दिखाता है कि वो दोनों बाहर खड़े इस कंपटीशन को देख रहे होते हैं। तो ब्रदर हाओ माओ कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्या तुमने देखा ये लड़का कितना ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि ये लड़का अब यहाँ पर फायर स्पेल्स को भी यूज करना सीख गया और जैसे जैसे इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ती जाएगी इसके फायर स्पेल्स पहले से बेहतर होते जाएंगे। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है कि लेकिन ये भी तो जरा देखो कि ब्रदर शिमू उसके सामने किस तरह से खड़ा है, क्या तुमने यहाँ पर इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि ब्रदर शिमू जो था उसके फायर अटैक के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसके साथ डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या तुमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि ये लड़का यहाँ पर एक विंड स्लैश स्किल को यूज कर रहा था जो कि डिसाइपल लेवल का एक बहुत ही लो ग्रेड का स्किल है, लेकिन इसके बावजूद उसने ज़ाओ मिंग के जितने भी शैडो क्लोन्स है सभी के सभी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हाओ माओ से कहता है कि वो एक लड़का शिमू पहले तो उसके पास एक बेकार ब्लड लाइन की पावर थी और ऊपर से अब वो एक सुशी है, एक ऐसा सुशी जो कि दूसरी दुनिया के जीवों के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास रियल में कोई पावर नहीं है। ये जो कास्टर्स होते हैं इस तरह के इनके पास कोई पावर्स नहीं होती जिसके साथ ये फाइटिंग में उन्हें कोई एडवांटेज मिल सके। अगर वो यहाँ पर फाइटिंग करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर किसी और किस्म की पावर होनी चाहिए थी, जैसे कि वो 5 एलिमेंट्स में से किसी को यूज कर सकता, लेकिन अफसोस कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा ज़ाओ मिंग जो है वो अगर लेवल 3 का एक सुशी है तो वो लेवल 5 के सुशी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर इस बात के ऊपर डाउट है कि लड़का शिमू जो है यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस लड़के शिमू के पास कोई ना कोई सीक्रेट वेपन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए आया है। इसके साथ ही वो दोनों फिर से फाइट देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ाओ मिंग अपनी उंगली के ऊपर वहां पर फायरबॉल क्रिएट करता है और उसे कहता है तो यहाँ पर एक सुशी हो ना, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे अपने अल्टीमेट मूव को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव क्या होने वाला है। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने फायरबॉल को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव को मुझे नहीं दिखाओगे तो फिर इस फाइट को मैं ही यहाँ पर जीतने वाला हूँ। और उसका फायरबॉल जो होता है वहां पर साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, डायरेक्टली जाकर शिमू की तरफ हिट होता है, लेकिन हमारा शिमू जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है। लेकिन हमारा ज़ाओ मिंग जो होता है आप वहां पर अपनी फायर बॉल्स को बिल्कुल एक गन की तरह यूज कर सकता है। वो अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है, फायर बॉल्स को रिलीज करता जाता है। तो हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए इसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और उसके सामने पहुंच जाता है। उसके सामने पहुंचने के बाद वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर उसे पटक देता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है तो यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा ज़ाओ मिंग जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद हंस रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी उंगली जो होती है वो हमारे शिमू के पेट के ऊपर रखी होती है और वहीं पर से इतनी क्लोज रेंज से वो फायर अटैक को रिलीज कर देता है। जब वो इतनी क्लोज रेंज से फायर अटैक को रिलीज करता है तो वहां पर एक जबरदस्त फायर का धमाका आता है। हमारा शिमू जो होता है पीछे की तरफ फटता है। तो हमारा शिमू जब वहां पर धुएं से बाहर निकलता है तो उसका पूरा बाजू बुरी तरह जख्मी होता है, ब्लड निकल रहा होता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि ज़ाओ मिंग तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टफ हो, अगर जहां पर मेरी जगह के ऊपर कोई और होता और इतनी क्लोज रेंज के साथ तुमने फायर से अटैक किया होता तो वो बंदा बेचारा मर चुका होता। शुक्र है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। जबकि ज़ाओ मिंग उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारे बारे में तो मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि तुम कोई आम इंसान तो हो नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ये वाला अटैक यूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस अटैक के साथ मरने वाले तो नहीं हो। साथ ही वहां पर ज़ाओ मिंग खुद भी सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इतनी क्लोज रेंज के साथ फायर अटैक को यूज किया, लेकिन इसके बावजूद इसके बाजू सिर्फ जख्मी हुआ और बहुत ही छोटी मोटी चोटें हैं। मुझे तो लगा था कि इसका पूरा बाजू ही उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या। और इसी के साथ हमारा शिमू से कह देता है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए। और ये बात सुनने के बाद ज़ाओ मिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा शिमू से कहता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर इस सेक्टर को ज्वाइन किया था उस वक्त हम दोनों के आइडियाज एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। हम दोनों इस सेक्टर में आए थे और सेक्टर में आने के बाद हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग यहाँ पर इस सेक्टर के जो बुरे तरीके हैं, जो इवल तरीके हैं, उन सभी को मिटा देंगे और हम लोग यहाँ पर राइटियसनेस को फैलाएंगे। लेकिन अब देखो जरा तुम कितने ज्यादा बदल गए हो। पहले तुम यहाँ पर जितने भी नए डिसेबल्स थे, न्यूबीज आने वाले थे, उन सभी को बुली होने से बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते थे ताकि तुम उनके साथ फाइट कर सको, दूसरों को हरा सको। लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल कुकुन की तरह होते जा रहे हो। जिस तरह कुकुन था वो यहाँ पर दूसरों के पास छीनना चाहता था, वो अपना रोबोट दबदबा बनाना चाहता है, इसी तरह तुम भी यहाँ पर वैसे हो गए हो। तुम तीनों ने वहां पर से अपने रास्ते अलग किए और 6 महीने में एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट पावर ही सब कुछ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम दूसरों को नीचे झुका सकते हो, हालांकि तुम्हें
हमें इस पावर को दूसरों के लिए यूज करना चाहिए और दूसरों का भला करने के लिए यूज करना चाहिए। ज़ाओमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, ये सारी की सारी बेतुकी बातें हैं। तुम्हारा शिमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डार्क डीमन सेक्टर की जो टीचिंग्स है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है जब वही यहाँ पर जिंदा रहने का उसके पास अधिकार है, जबकि कमजोर को मार दिया जाएगा और कमजोरों को यहाँ तो गुलाम बना दिया जाएगा या फिर उनकी किस्मत में मरना लिखा हुआ है। हम तीनों ने यहाँ पर यह फैसला किया था कि हम लोग यहाँ पर इस रूल को चेंज करेंगे। क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो तुमने मेरे साथ की थी? क्या तुम वो सब कुछ भूल चुके हो? क्या तुम राइटियस पाथ से हार चुके हो? क्या तुम एक डेविल बनना चाहते हो? तो उसकी बातें सुनने के बाद ज़ाओमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर से फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही मायने रखती है। अगर तुम स्ट्रांग हो तभी तुम यहाँ पर जीने का हक रखते हो। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू अपनी आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पर ज़ाओमिंग को दोबारा से बदल सकेगा, क्योंकि वो काफी हद तक चेंज हो चुका है।